राहुल को ऐसे रोते देख सावी ने कहा, क्या हुआ राहुल, तुम रो क्यों रहे हो? इतना सुनकर उदय सिंह ने कहा, सेनापति जी का फोन था। उन्होंने कहा, विजय सिंह को पता चल गया कि मुझे सब याद आ गया, इसलिए उसने अपने बेटों के साथ मिलकर दादाजी को मार दिया और मान सिंह को किडनैप कर लिया। ऐसा कहते हुए उदय सिंह की आंखों में आंसू गिरने लगे। सावी ने राहुल को सांत्वना देते हुए कहा, संभालो राहुल, अपने आप को, अगर तुम ऐसे करोगे तो मान सिंह को उन लोगों से कौन बचाएगा, और तुम्हारे माता पिता भी तो उनके कब्जे में हैं, उन्हें कैसे छुड़ाओगे? सावी की बात सुनकर उदय सिंह अपने आप को संभालते हुए उठ खड़ा हुआ और बोला, नहीं सावी, मैं हार नहीं मानूंगा। वैसे भी बिना लड़े हार मानना कायरों का काम है और मैं कोई कायर नहीं हूँ। उदय सिंह दोबारा से हिम्मत बांधकर मान सिंह और अपने माता पिता को बचाने के लिए निकलने लगा। तभी सावी भी उदय सिंह के पीछे पीछे चल पड़ी। उदय सिंह ने पीछे मुड़कर सावी को देखा तो बोला, नहीं सावी, तुम यही साक्षी के पास रुको, मैं अकेला वहां जाऊंगा। सावी उदय से बोली, नहीं राहुल, वहां बहुत खतरा है, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, हम दोनों साथ चलेंगे। उदय सिंह ने सावी से कहा, नहीं सावी, मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। सावी की आंखों में गुस्सा उतर आया था और उसने गुस्से में बोला, नहीं राहुल, मैं वहां सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं जा रही हूँ, मुझे भी उस विक्रम से अपनी बहन साक्षी और अपने माता पिता की मौत का बदला लेना है। वो लोग मेरे फैमिली को तो मार चुके, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ नहीं कर पाएंगे। सावी की बात मानकर उदय सिंह उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन फिर उन्हें साक्षी की याद आई तो उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड को साक्षी के पास छोड़ दिया। फिर उदय सिंह और सावी दोनों हॉस्पिटल से निकलकर बाहर आ गए। जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो अभी शाम हो चुकी थी। तभी उनके सिक्योरिटी गार्ड में से एक ने कहा, हुकुम साहब, अभी रात होने को है और रात में हमारा सफर करना ठीक नहीं, इसलिए हमें आज रात महल वापस चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर सावी और उदय सिंह दोनों गुस्से में एक साथ बोले, नहीं, वहां हमारी फैमिली की जान खतरे में है और तुम हमें वापस महल जाने को कह रहे हो। सभी गार्ड्स चौंक कर सावी और उदय सिंह के मुंह की तरफ देखने लगे। तभी उदय सिंह चिल्लाते हुए बोला, अब आंखें फाड़कर मुझे क्या देख रहे हो तुम लोग, चलो अभी यहाँ से हमें अभी निकलना होगा। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने बोला, लेकिन हुकुम साहब, जयपुर से जैसलमेर के हाईवे पर रात के समय सफर करना सेफ नहीं है। सुना है कि इस हाईवे पर रात के समय एक औरत सफेद साड़ी पहनकर घूमती रहती है। तभी दूसरा गार्ड बोला, इतना ही नहीं हुकुम साहब, वो औरत लोगों से लिफ्ट मांगती रहती है। कई लोगों को तो यह मानना है कि वह सड़क के बीचों बीच नाचती भी है और इसी डर से कई लोग रात में सफर नहीं करते। उन दोनों गार्ड्स के बोलने के बाद सावी भी डरते हुए बोली, हाँ वैसे सुना तो मैंने भी है कि रात के समय इस हाईवे पर आत्माएं भटकती है। सावी की बात सुनते ही उदय सिंह ने ताना देते हुए बोला, देखो ये है हमारी जैसलमेर की महारानी सावित्री देवी, जो भूतों से इतना डरती है। जबकि सच्चाई तो ये थी कि सावी भूतों से नहीं डरती थी, बल्कि उस रास्ते पर जाने से इसलिए डर रही थी क्योंकि इसी रास्ते पर उसके माता पिता की हत्या की गई थी। सभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक साथ मिलकर कहा, लेकिन हुकुम साहब, महारानी सावित्री देवी कुछ गलत थोड़ी ना कह रही है, ये रास्ता सच में हाई नंटेड है। उन सब की बातें सुनकर उदय सिंह को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम सब ये क्या बकवास कर रहे हो, और सावी तुम भी। उदय सिंह को गुस्सा करते देख सावी चुप हो गई और सभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी अपनी नजरें झुका ली। तभी उदय सिंह ने एक सिक्योरिटी गार्ड की तरफ इशारा किया और बोला, सुनो, गाड़ी निकालो, हमें अभी के अभी निकलना है। सभी सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हो गए और आर्डर लेते हुए बोले, जी हुकुम साहब भी निकलते हैं। और इतना कहकर सभी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए। उदय सिंह और सावी भी अपनी अलग गाड़ी में बैठ गए। सभी वहां से तुरंत निकल गए। गार्ड्स की एक गाड़ी उदय सिंह की गाड़ी के आगे थी और दूसरी गाड़ी उदय सिंह की गाड़ी के पीछे थी और दोनों गाड़ियों में 4-4 गार्ड्स बैठे हुए थे। चलते चलते सभी को काफी टाइम हो चुका था और सभी जैसलमेर से कुछ घंटे की दूरी पर ही थे। रात का अंधेरा चारों तरफ छा चुका था। तभी सावी के कानों में किसी की आवाज आई, सावी बिटिया। ये आवाज कानों में पड़ते ही सावी ने तुरंत बोला, गाड़ी रोको राहुल, गाड़ी रोको। गाड़ी से उतरकर सावी जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ सा, आप कहाँ हैं माँ? सावी को ऐसे पागलों की तरह चिल्लाते देख राहुल हैरान रह गया। सभी सिक्योरिटी गार्ड्स भी सावी को घूर घूर कर देखने लगे। तभी राहुल ने सावी को संभालते हुए कहा, क्या हुआ सावी, तुम अपनी माँ सा को क्यों याद कर रही हो? सावी ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, राहुल, मैंने अभी अभी माँ सा की आवाज सुनी, मुझे इतने प्यार से माँ सा ही बुलाती थी। राहुल सावी की बात सुनकर उसे समझाते हुए बोला, देखो सावी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम होगा, जरूर तुम अपनी माँ सा को याद कर रही होगी। तभी सावी को याद आया कि इसी सड़क पर उसके माता पिता की हत्या हुई थी और सावी पूरे रास्ते भर उन्हीं के बारे में सोच रही थी, इसलिए शायद उसे भ्रम हुआ होगा। सावी राहुल की बात मानना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसने इसे अपना भ्रम समझकर मान लिया और तुरंत सभी लोग दोबारा से अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से निकलने लगे। तभी राहुल ने एक सिक्योरिटी गार्ड से कहा, सुनो राम सिंह, तुम हमारी गाड़ी चलाओ, सावी की तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं उसके साथ पीछे बैठूंगा। राम सिंह गाड़ी चलाने लगा और राहुल सावी के साथ पिछली सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद सावी को फिर से अपनी माँ सा की आवाज आई, सावी बिटिया, तुम्हारी लाडो। लेकिन सावी ने इग्नोर किया, उसे लगा राहुल उसे फिर से डांटेगा। लेकिन तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने से कोई औरत गुजरी। सावी उसे देखकर जोर से चिल्लाई। राम सिंह ने तुरंत अपनी गाड़ी रोक दी। इस बार वो औरत राहुल को भी दिखाई दी और राम सिंह को भी। सावी के चिल्लाने की आवाज से तीनों गाड़ियां रुक गई और सभी अपनी अपनी गाड़ियों से उतर गए। राम सिंह गाड़ी से उतरकर उसी दिशा की तरफ भागने लगा जहां वो औरत जाती दिखाई दी थी। राहुल भी सावी को वहीं छोड़कर राम सिंह के पीछे भाग गया। सभी सिक्योरिटी गार्ड्स भी उसी तरफ चले गए जहां राम सिंह और उदय सिंह भाग कर गए थे। अब सावी वहां अकेली थी। उसने अपने चारों तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। सावी डर गई। डरते हुए वो तुरंत अपनी गाड़ी की खिड़की खोलकर गाड़ी में बैठ गई। डर के मारे सावी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। डरी सहमी सावी लगातार उसी दिशा में देख रही थी जहां राहुल और सभी गार्ड्स भाग कर गए थे। तभी सावी की गाड़ी के शीशे को किसी ने बजाया। सावी ने डरते डरते शीशे की तरफ अपना मुंह फेर कर देखा तो सावी के पैरों तले से जमीन निकल गई। आखिर ऐसा क्या देख लिया था सावी ने जो वो इतनी डर गई थी? कौन थी वो औरत जो इतनी रात को उनकी गाड़ी के सामने आई थी? क्या यह किसी की चाल थी या वो औरत सच में सावी की माँ थी? जानने के लिए सुनते रहिए बेपनाह नफरत, ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर। गाड़ी लाइट की रोशनी में सावी देख पा रही थी कि उसकी गाड़ी की खिड़की के पास शीशे के सामने कोई औरत खड़ी है। उसे देखते ही सावी की आंखें फटी की फटी रह गईं। शीशे के सामने एक औरत खड़ी हुई थी जिसने चमकती हुई राजस्थानी पोशाक पहनी थी। उसका गोरा मुंह, गले में इतने सारे हार और माथे पर मांग टीका और पूरा हाथ मोटी मोटी चूड़ियों से भरा हुआ था।
उस औरत की तरफ देखते ही सावी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए उसने कहा, मासा मासा। उसके इतना कहते ही वो औरत सावी से अपना मुंह मोड़कर पीठ दिखाते हुए जाने लगी। तभी सावी तुरंत गाड़ी की खिड़की खोलकर उस औरत के पीछे पीछे दौड़ने लगी। वह औरत धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन फिर भी दौड़ती हुई सावी से 10 कदम आगे ही चल रही थी। सावी उस औरत के पीछे दौड़ती दौड़ती सड़क के किनारे काफी दूर घने जंगल की तरफ आ गई थी। सावी उस औरत का पीछा करते करते एक जगह पर आ गई थी। अब उसे वह औरत कहीं भी दिखाई नहीं दी। तभी सावी ने अपने चारों तरफ घूमते हुए देखा तो अचानक सावी ने अपने सामने एक झोपड़ी दिखी जिसमें काफी उजाला था। जंगल के बीचों बीच इस झोपड़ी को देखकर सावी ने सोचा, हो सकता है वो औरत इसी झोपड़ी में गई हो। इसलिए सावी भी उस झोपड़ी में आ गई। जब उसने उस झोपड़ी में जाकर देखा तो वहां 2 स्मृति स्मारक बने हुए थे जिनके ऊपर 2 दिए जल रहे थे। इन समाधियों को देखते ही सावी समझ गई कि ये स्मृति स्मारक उसी के माता पिता की याद में बनाए गए थे। जब 1 साल पहले सावी के माता पिता की इसी जगह पर हत्या की गई थी तो उसके काकासा ने उनकी आत्मा की शांति के लिए उस जगह पर अपने राजा और रानी सा की समाधि बनाई थी और इसके बारे में सिर्फ सावी और काकासा को ही पता था। सावी उन दोनों समाधियों को देखकर भावुक हो गई और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। फिर वो उनमें से एक समाधि के पास जाकर बैठ गई और अपना सिर उस समाधि पर टिकाते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए पापा सा, मैं आज तक आप लोगों के पास नहीं आ सकी। मुझे नफरत थी इस जगह से, जिस जगह ने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली थी। इस मनहूस जगह ने मुझसे मेरे माँ सा और पापा सा को छीन लिया था। ऐसा कहते हुए सावी की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। कुछ देर रोने के बाद सावी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए दूसरी समाधि की ओर देखा। फिर वो अपने पापा सा की समाधि से उठकर उस दूसरी समाधि के पास आकर बैठ गई जो उसकी माँ सा की थी। ये वही जगह थी जहाँ पर सावी के माता पिता ने आखिरी सांस ली थी। सावी अपनी माँ की समाधि के पास बैठकर रोते हुए बोली, माँ सा आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? आपके बिना मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी माँ सा और साक्षी। सावी आगे कुछ भी बोलती उससे पहले उसकी नजर उस समाधि पर रखी अपनी माँ सा की तस्वीर पर पड़ी जो आज की नहीं बल्कि कई साल पहले की थी, जब सावी बहुत छोटी थी। तस्वीर देखकर सावी चौंक गई क्योंकि उसके घर में उसकी माँ की कोई भी इतनी पुरानी तस्वीर नहीं थी। ये तस्वीर तब की थी जब उसकी माँ जयपुर की महारानी थी, क्योंकि उनके सिर पर वही ताज था जो आज के दिन जयपुर की महारानी के सिर पर था। जब सावी जयपुर के महल गई थी तो उसने राजा नूर सिंह और महारानी चंद्रावती की तस्वीर देखी थी और इसी से उसे आइडिया हो गया था कि इस तस्वीर में उसकी माँ ने जो ताज पहना हुआ है वो वही ताज था। सावी को अपने माता पिता के अतीत के बारे में सब कुछ पता था। जब वो छोटी थी तभी से उसकी माँ ने उसे अपनी दोस्त रूपमती और उसके पापा के दोस्त नूर सिंह के बारे में सब कुछ बता दिया था। सॉरी, उसे तस्वीर की तरफ देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर उसकी माँ की तस्वीर पर चढ़ाई ताजा फूलों की माला पड़ी। जहाँ तक सावी को याद है, ये समाधि बनाने के बाद उसके मना करने पर यहाँ कोई नहीं आता था, इसलिए सावी को ये सब अजीब लगा। तभी उसने अपने आप में बुदबुदाते हुए कहा, महल से तो यहाँ कोई नहीं आता और ना ही काका सा के अलावा किसी को पता है कि यहाँ माँ सा और पापा सा की समाधि है, तो ये दिया और ये फूलों की माला यहाँ किसने रखी? सावी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर उसकी माँ की तस्वीर के सामने रखे जेवर पर पड़ी। ये जेवर कोई सामान्य जेवर नहीं थे, बल्कि असली हीरे मोतियों के करोड़ों के जेवर थे। सावी ने तुरंत उन जेवरों को उठाया और देखा ये सभी शाही जेवर थे। उसने उन जेवरों को अपने हाथ में लेकर देखते हुए बोला, ये माँ सा के जेवर तो नहीं है और ना ही मैंने इन जेवरों को कभी महल में देखा, तो फिर ये किसके जेवर है? ऐसा कहकर सावी ने उन सभी जेवरों को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और अपनी माँ सा को याद करने लगी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। सावी ने सोचा शायद राहुल है। सावी जैसे ही राहुल का नाम लेकर खड़ी हुई और पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने देखा कि उसकी मरी हुई माँ सा ठीक उसके सामने खड़ी थी। डर के मारे सावी ने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को ढक लिया और जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीख सुनते ही उदय सिंह और सभी गार्ड्स दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। उदय सिंह और गार्ड्स के वहां आते ही सावी ने जब अपनी आंखों पर से हाथ हटाकर देखा तब तक उसकी मासा जैसी दिखने वाली वो औरत वहां से जा चुकी थी। सावी फिर से मासा मासा कहते हुए चिल्लाती हुई उस झोपड़ी से बाहर निकली और कुछ देर तक अपने चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगी। तभी उदय सिंह वहां आया और सावी से बोल, क्या हो गया तुम्हें? सावी जब से तुम यहाँ आई हो बस कुछ ना कुछ बड़बड़ाई जा रही हो, आखिर क्या हो गया तुम्हें? तभी सावी ने बोला, राहुल हमने अभी अपनी मासा को देखा, वो यही थी अपनी समाधि के ठीक सामने। सावी आगे कुछ भी बोलती है उससे पहले उदय ने सावी को संभालते हुए कहा, सावी कहीं नहीं है तुम्हारी माँ, सही ये तुम्हारे मन का वहम है। तुम भी जानती हो इस स्थान पर तुम्हारे माता पिता का कत्ल किया गया था, इसलिए तुम्हें बार बार वही महसूस हो रही है। सावी राहुल को उस माला और गहनों के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन वो राहुल को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया और कुछ देर सोचने के बाद कहा, लेकिन तुम लोग भी तो उस औरत का पीछा करते हुए गए थे ना, कौन थी वो? उदय सिंह ने अपने माथे पर हल्का सा हाथ मारते हुए बोला, वो यहाँ पास ही में कुछ लोग रहते हैं, वो औरत उन्हीं में से एक थी, उसकी बच्ची खो गई थी, उसी को ढूंढते ढूंढते वो यहाँ सड़क पर आ गई थी। राहुल की बात मानकर सावी उसके साथ गाड़ी की तरफ चल पड़ी, लेकिन उसके मन में अभी भी यही सवाल चल रहे थे कि उसकी माँ की वो इतनी पुरानी फोटो और वो गहने आखिर यहाँ किसने रखे। सभी गाड़ी में बैठकर तुरंत जैसलमेर के लिए निकल गए। अभी सुबह के 4 बजे चुके थे और वो लोग जैसलमेर में पहुंचने वाले थे, लेकिन जिस जगह के बारे में मान सिंह ने बताया था वह जैसलमेर से भी 4 घंटे की दूरी पर थी, इसलिए वो लोग सफर करते करते सुबह के करीब 9 बजे उस जगह पहुंच गए। जब वो लोग वहां पहुंचे तो वहां उन्हें रेत के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। राहुल सभी गार्ड्स को लेकर चारों तरफ छानबीन करने लगा, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं दिखा। तभी सावी बोली, यहाँ तो इस रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं है राहुल, फिर हम उन लोगों को कैसे ढूंढेंगे? लेकिन राहुल ने शादी की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपने चारों तरफ ढूंढने लगा। करीब 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सुराग नहीं मिला था। गर्मियों का मौसम था और दोपहर के 12-7 बजने वाले थे और जैसलमेर की कितनी भारी धूप उन्हें काटने को दौड़ रही थी। अब रेगिस्तान का रेत भी गर्म होने लगा था। हार मानकर उदय सिंह वहीं गर्म रेत पर बैठ गया। तभी उसे रेत के टीले से नीचे कुछ हरा भरा सा दिखाई दिया। उदय सिंह ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ तुरंत बोला, मिल गए सावी हमें, वो लोग मिल गए। उदय सिंह दौड़ता हुआ उस तरफ भागने लगा। उसके पीछे पीछे सावी और सभी गार्ड्स भी दौड़ने लगे। दौड़ते हुए विजय सिंह हाफ कर एक जगह पहुंचा जहां वैसे तो कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन एक खाली मैदान था जहां पर हरी भरी घास फैली हुई थी। सावी ने हंसते हुए बोला, यहाँ क्या है उदय, क्या मजाक कर रहे हो? तुम देखो यहाँ तो कुछ नहीं है। राहुल ने अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए बोला, अरे मेरी प्यारी सावी, तुम जैसलमेर के जंगलों को भूल गई क्या, जहाँ पर बाकी जगह गर्मी और उसी जगह पर ठंडी थी?
तभी सावी को जैसलमेर के जंगलों की याद आई, जहाँ दूर से देखने पर तो किसी को नहीं पता चलता था कि यहाँ भी कुछ हो सकता है। फिर सावी भी राहुल के साथ इधर उधर कुछ देखने लगी। तभी उसका पैर कहीं फंस गया और वो मुंह के बल गिर गई। राहुल दौड़ते हुए उसके पास आया और उसके पैरों के पास घास को हटाकर देखा। तभी उसकी नजर लोहे की किसी चीज पर पड़ी, जिस पर लगा हुआ वह तार सावी के पैरों में फंस गया था और वह गिर गई थी। उदय सिंह ने तुरंत उस जगह से घास को हटाया। थोड़ी घास साफ करने के बाद उन लोगों ने जो देखा वह नजारा देखने लायक था। किसी ने इतना दिमाग वहां वो दरवाजा फिट किया था कि कोई भी उसे देख ना पाए। भले ही वो लोहे का दरवाजा था, लेकिन उस पूरे दरवाजे पर हरे रंग का पेंट किया हुआ था, ताकि वह दरवाजा पूरा घास के साथ मिल जाए और वहां तक जाकर भी कोई न पहुंच पाए। राहुल ने धीरे धीरे उस दरवाजे को हटाया तो उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ एक पूरी सुरंग बनी हुई थी। उस सुरंग को देखते ही सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी कि आखिर वो लोग वहां पहुंच ही गए, जहां पर मान सिंह और उसके माता पिता कैद थे। क्या उदय सिंह अपनी फैमिली को बचाने में कामयाब हो पाएगा? क्या सावी को उसके सवालों का जवाब मिल पाएगा? आखिर कौन है वो औरत जो सावी को कुछ बताना चाह रही थी? उस सुरंग से होते हुए उदय सिंह, सावी और सभी सिक्योरिटी गार्ड्स रेंगते हुए नीचे पहुंच गए, जहां कार्ल मार्क्स ने अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रखी थी, जहां पर वो सभी लड़कियों और औरतों को कैद रखता था। ये जगह दिखने में ठीक वैसी ही दिख रही थी जैसी उन्होंने उस जगह देखा था जहां सावी और उदय सिंह को बंदी बनाया गया था, लेकिन यह जगह उस जगह से 4 गुना बड़ी थी और यहाँ कोई भी सिक्योरिटी गार्ड भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोई सिक्योरिटी गार्ड ना पाकर सावी और उदय सिंह एक तरफ चले गए और बाकी बचे सभी सिक्योरिटी गार्ड्स दूसरी तरफ चले गए। सावी और उदय सिंह अब भी जहां चल रहे थे उसके दोनों तरफ जेल बनी हुई थी और उन्होंने उन औरतों को भी यही कैद किया गया था जिनको उदय सिंह ने वहां देखा था। वो सभी औरतें उन दोनों की तरफ घूर घूर कर देख रही थी। थोड़ी ही देर में उदय सिंह और सावी को एक जेल में कैद मान सिंह और उसके माता पिता भी दिखाई दे गए। उदय सिंह और सावी तुरंत दौड़कर उन लोगों के पास गए। उदय सिंह को देखते ही मान सिंह डर गया और डरते हुए बोला, भाई साहब आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरी बात मानिए और आप दोनों यहाँ से चले जाइए, वरना वो लोग आपको मार डालेंगे। उदय सिंह ने मान सिंह से कहा, नहीं मान सिंह, मैं तुम्हें और मासा और पापा सा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी नूर सिंह और चंद्रमती आगे आए, जो अभी तक उस कैद के कोने में बैठे हुए थे। वो दोनों उठकर उन दोनों के पास आए और जालियों से उदय सिंह का हाथ पकड़कर बोले, बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ से अभी के अभी चले जाओ। उदय सिंह सालों बाद अपने माता पिता का चेहरा पहली बार देख रहा था। उन्हें देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। भावुक होते हुए उदय सिंह ने अपने माता पिता से कहा, माँ सा, पापा सा, हम लोग आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम आपको बचाने आए हैं और आप लोगों को यहाँ से बचाकर ही लेकर जाएंगे। तभी नूर सिंह ने सावी की तरफ इशारा करते हुए उसे अपने पास बुलाया और बोला, सावी मेरी बच्ची, तू इतनी बड़ी हो गई, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, लेकिन मेरी बच्ची तू यहाँ क्यों आई है? सावी नूर सिंह को जानती थी क्योंकि बचपन में वो उनकी गोद में खेलती थी। सावी ने तुरंत बोला, मुँह छाड़ अंकल, मैं आपको बचाने कैसे नहीं आती, और वैसे भी इन लोगों ने मेरे माता पिता की भी तो हत्या की है ना। तभी मान सिंह ने चिल्लाते हुए बोला, भाई सा, उन लोगों ने आपको और भाभी सा को यहाँ बुलाने के लिए ही तो यह जाल बिछाया है। वो लोग आप लोगों को ही तो मारना चाहते हैं ताकि आप दोनों को मारकर जयपुर की गद्दी छीन सके। मान सिंह की बात सुनकर उदय सिंह और सावी चौंक गए। उदय सिंह और सावी इसके बारे में कुछ भी पूछते उससे पहले ही बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स वहां आ गए और सावी और उदय सिंह को कसकर पकड़ लिया। तभी सामने से विजय सिंह अपने दोनों बेटों के साथ आया और कुटिल हंसी हंसते हुए बोला, तो आखिर तुम आ ही गए राहुल बेटा, उर्फ महाराज उदय सिंह। और इतना कहकर विजय सिंह और उसके दोनों बेटे दांत फाड़ फाड़ कर हंसने लगे। उदय सिंह अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए बोला, चुप करो तुम। विजय सिंह, तुम्हारी वजह से मैं इतने सालों तक अपने परिवार से दूर रहा। मन तो कर रहा है कि तुम्हें अभी के अभी जान से मार दूं, लेकिन मैं तुम्हें आज भी अपने पिता जैसा ही समझता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा जो किया है। उदय सिंह की बातें सुनकर विक्रांत और विक्रम को गुस्सा आ गया और विक्रांत गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोला, चुप कर बे राहुल, तेरी माँ कौन सी अच्छी है जो हमने तुझे उससे दूर करके गलत कर दिया? तुझे कुछ पता भी है उसके बारे में? कुछ वो कैसी है? तभी नूर सिंह गुस्से में विजय सिंह को ताना देते हुए बोला, देखो विजय सिंह, ये है संस्कार। भले ही तूने मेरे बेटे को बरसों पाला, लेकिन उसके संस्कार आज भी वही है जो उसके पिता के हैं, और तुम्हारे बेटे के संस्कार वैसे ही है जैसे तुम्हारे। तभी दूर से कार्ल मार्क्स ने आते हुए बोला, मैंने कहा था ना सबको मार दो, तुमने अभी तक मेरा बात नहीं माना। कार्ल मार्क्स की बात सुनते ही विजय सिंह और उसके दोनों बेटों ने आगे बढ़कर मान सिंह और उसके मासा और पितासा की कैद का दरवाजा खोला और उन दोनों को बाहर लाकर उनकी गर्दनों पर चाकू रखते हुए उन्हें मारने ही वाले थे कि तभी उदय सिंह ने सीट मारते हुए बोला, मेरे माता पिता और भाई को मारने से पहले एक बार तुम लोग पीछे मुड़कर तो देखो। कार्ल मार्क्स ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उदय सिंह के सिक्योरिटी गार्ड्स ने कार्ल मार्क्स की बीवी और उसके बच्चों को चाकू की नोक पर पकड़ रखा था। अपनी बीवी और बच्चों की जान को खतरे में देखकर कार्ल मार्क्स डर गया और तुरंत विजय सिंह को बोला, नहीं विजय सिंह, किसी को मत मारना, नहीं तो वो लोग हमारा बीवी बच्चा को मार डालेगा। तभी विजय सिंह ने मान सिंह की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर चाकू लगाते हुए चिल्लाकर बोला, अगर तुम लोगों ने कार्ल मार्क्स के बीवी बच्चों को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे राजा सा की गर्दन कलम कर दूंगा। मान सिंह की जान को खतरे में देखकर उदय सिंह डर गया। उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ इशारा किया। उन लोगों ने तुरंत कार्ल मार्क्स के बीवी बच्चों को छोड़ दिया। तभी कार्ल मार्क्स ने हंसते हुए बोला, वाह विजय सिंह, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने हमारा बीवी बच्चा को भी बचा लिया और उस मान सिंह का गर्दन भी पकड़ लिया। फिर कार्ल मार्क्स उदय सिंह की तरफ हंसते हुए बोला, तुम हमारे साथ गेम खेल रहा था, अब देखा तुमने कैसे विजय सिंह ने तुम्हारा गेम पलट दिया। ये बात सुनते ही उदय सिंह के चेहरे पर दोबारा से हंसी आ गई। इस बार उदय सिंह जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए सीटी बजाकर बोला, मान सिंह अपना काम शुरू करो। तभी मान सिंह ने विजय सिंह के छुरी वाले हाथ को मरोड़ते हुए उसे एक तरफ फेंक दिया। उदय सिंह भी उन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मारने लगा। मान सिंह ने भी फाइटिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते विजय सिंह, कार्ल मार्क्स के सिपाही सभी घायल हो गए। विक्रांत और विक्रम को भी मान सिंह ने धूल चटाई। अब कार्ल मार्क्स अकेला पड़ गया। तभी उदय सिंह ने फिर से सीटी बजाते हुए बोला, एक बार अपने चारों तरफ नजर तो घुमाओ मिस्टर कार्ल मार्क्स, तुम्हारे पीछे देखो कौन खड़ा है।
कार्ल मार्क्स ने जैसे ही अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमा कर देखा तो उसे आश्चर्य हो गया। उसके चारों तरफ पूरी पुलिस फोर्स खड़ी थी। दरअसल यह सारा मान सिंह और उदय सिंह का ही प्लान था। उन दोनों को पता था कि विजय सिंह ने उनकी बातें सुन ली, इसलिए विजय सिंह मान सिंह को किडनैप करके वहीं उसी जगह ले जाएगा जहां उन्होंने उनके माता पिता को कैद किया था। क्योंकि मान सिंह के पास कार्ल मार्क्स का कोई पता नहीं था, इसलिए मान सिंह ने अपने हाथ में ट्रैकर लगा लिया था जिसकी लोकेशन उदय सिंह के फोन में ट्रेस हो रही थी। इसी वजह से उदय सिंह वहां तक पहुंच पाया। पूरी पुलिस फोर्स ने आकर इन लोगों को घेर लिया और सबको पकड़कर वहां से ले जाते हुए पुलिस फोर्स का एक बड़ा अफसर उदय सिंह के पास आया और उदय सिंह से हाथ मिलाते हुए बोला, थैंक यू सर, आज आपकी वजह से इतना बड़ा स्मगलर पकड़ा गया, वरना हम इसको कभी से ट्रेस ही नहीं कर पा रहे थे कि ये कहाँ छुपकर बैठा है। थैंक्स सर। उदय सिंह ने वहां पहुंचकर अपनी पूरी फैमिली को उन सब से आजाद करवा लिया। सब एक दूसरे के गले लगाकर आपस में खुशियां बांट रहे थे। तभी सावी थोड़ा आगे बढ़कर विक्रम सिंह के पास गई और उसे जोरदार कसकर थप्पड़ मारते हुए बोली, मैंने तुम पर हद से ज्यादा विश्वास किया और तुमने मेरी बहन के साथ इतना गलत किया, और मेरे माँ सा और पापा सा उन लोगों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो उनको भी मार दिया। तभी विक्रम सिंह सावी को घूरते हुए बोला, मानता हूँ सावी कि मैंने तुमसे हमेशा झूठ बोला, साक्षी के साथ रेप भी किया, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को मैंने नहीं मारा। उसे मारने वाला उसी फैमिली में से कोई एक है जिस फैमिली की तुम बहू बनने जा रही हो। तो जाओ और ढूंढो उसे, कौन है वो। क्या सावी अपने छुपे हुए दुश्मन को ढूंढ पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए बेपनाह नफरत, ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। विजय सिंह की बातें सुनकर सावी चौंकते हुए बोली, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? विजय सिंह, तुमने मान सिंह जी के आगे मेरे काका सा की हत्या की है और साक्षी के सामने मेरे माता पिता की, और तुम मुझे कह रहे हो कि उन्हें मेरी फैमिली में से किसी ने मारा है। विजय सिंह ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ सावी, ये सच है कि तुम्हारे माता पिता की हत्या मैंने नहीं की, लेकिन हाँ, तुम्हारे काका सा को मैंने मारा और साक्षी के साथ जो भी गलत हुआ वो मैंने किया था, लेकिन तुम्हारे माता पिता की हत्या मैंने नहीं की। वो तुम्हारी फैमिली में से ही कोई है जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन मैं तुम्हें उनका नाम नहीं बता सकता, इसलिए तुम खुद जाओ और पता लगाओ कि वो कौन है। विक्रम की बातें सुनकर सावी एक गहरे सदमे में चली गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि राहुल की फैमिली में से कोई भी उसके परिवार को क्यों मारेगा। आखिर राहुल के पापा और सावी के पापा तो गहरे दोस्त थे। सावी विक्रम की कही बातों के बारे में सोच रही थी कि तभी राहुल ने उसे आवाज लगाते हुए बोला, अरे क्या हुआ सावी, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ ना हम सबके साथ। सावी ने राहुल की तरफ मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया और पलटकर विक्रम को देखने लगी। तभी उसने देखा कि पुलिस उन सब लोगों को लेकर वहाँ से निकल चुकी थी। सावी को विक्रम से और सवाल जवाब करने थे, लेकिन जब तक वो उसके साथ और सवाल पूछती वो वहाँ से जा चुका था। सावी तुरंत राहुल की तरफ आई और उन सब के साथ जयपुर के महल के लिए निकल पड़ी। वहाँ से आते हुए वो लोग साक्षी को भी अपने साथ ले आए और पूरा परिवार मिलकर जयपुर महल में आ गए। मान सिंह ने जयपुर के महल में आते ही चैन की सांस ली और बोला, कुछ भी कहो, अपने घर से ज्यादा सुकून कहीं नहीं है। राहुल मान सिंह की बातें सुनकर बोला, हाँ, और अपने मम्मी पापा से अच्छा और कोई नहीं है। उदय सिंह के मुंह से इतना सुनते ही नूर सिंह ने अपने बेटे को अपने गले से लगाते हुए बोला, आखिर मेरा बेटा मुझे बरसों बाद वापस मिल ही गया। मेरी रूपमती की आखिरी निशानी हो, तुम मेरी आंखों का तारा, मेरी जान। इतना कहकर नूर सिंह ने चंद्रमती की तरफ देखते हुए बोला, क्यों, तुम अपने बेटे के गले नहीं लगोगी चांदनी? क्या तुम्हें राहुल के आने से खुशी नहीं हुई? चंद्रमती मुस्कुराते हुए बोली, अरे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप, वो मेरा भी बेटा है, मुझे उसे देखकर खुशी क्यों नहीं होगी भला? और इतना कहकर चंद्रमती ने उदय को अपनी तरफ खींचते हुए अपने गले लगा लिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। तभी मान सिंह भी चहकते हुए आगे आया और अपनी माँ के गले लग गया। चंद्रमती ने अपने दोनों बेटों को अपने गले से लगाया और उनको प्यार से सहलाने लगी, लेकिन सावी और साक्षी दोनों एक साथ खड़ी होकर उन सबका मेल मिलाप देख रही थी। तभी नूर सिंह सावी के पास आया और उन दोनों को अपने गले लगाते हुए बोला, मेरी दोनों बच्चियों, तुम लोग मेरे दोस्त की आखिरी निशानी हो बेटा। तुम्हें पता है वो मेरा दोस्त कम भाई ज्यादा था। सबसे आपस में मिलने के बाद उदय सिंह ने बोला, सावी चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मान सिंह ने राहुल के मजे लेते हुए बोला, हाँ भाभी, सा भाई सा को आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आखिर इतनी बड़ी जंग जीत कर जो आए हैं तो जीत का जश्न तो आपके साथ ही मनाएंगे ना। मान सिंह की बात सुनकर सावी का मुंह शर्म से लाल हो गया और वह शर्माते हुए अपनी नजरें झुकाकर राहुल के पीछे पीछे वहां से चली गई। तभी मान सिंह साक्षी के पास आया और बोला, आप भी चलिए साक्षी जी, हम आपको अपना कमरा दिखा देते हैं। तभी नूर सिन्हा और चंद्रमती हंसते हुए बोले, अरे रुको, जरा सब्र करो, पहले तुम लोगों की शादी तो करवा दे। मान सिंह ने अपनी माँ को बीच में ही टोकते हुए बोला, लेकिन माँ, हमारी शादी तो हो चुकी है ना, भले ही वो बचपन में हुई हो या जवानी में। चंद्रमती अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोली, इसे देखो, अरे कितने बेशर्म हो तुमसे 2-4 दिन का वेट नहीं होता क्या? 2-4 दिन बाद तुम्हारी शादी का रिसेप्शन करवा देंगे, फिर ले जाना साक्षी को अपने कमरे में, कोई नहीं रोकेगा, फिर तुझे। मान सिंह ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन माँ, मैं साक्षी जी को अपना रूम तो दिखा सकता हूँ ना, या उसमें भी कोई पाबंदी है? तभी नूर सिंह ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ बेटा, ले जाओ उसे, वैसे भी वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आई है, उसे आराम की जरूरत है, ले जाओ उसे तुम अपने कमरे में। चारों बच्चों के जाते ही नूर सिंह ने चैन की सांस ली और चंद्रमती के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अब हम भी चले चांदनी अपने कमरे में, हमारे बच्चे तो अपने अपने कमरों में गए। चंद्रमती ने नूर सिंह का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोला, अरे कितने बूढ़े हो गए हो आप, फिर भी आपकी जवानी जाती नहीं है क्या? अभी भी बच्चों जैसी हरकतें करते हो। इतना कहकर चंद्रमती नूर सिंह के आगे आगे अपने कमरे की तरफ चल पड़ी और नूर सिंह उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गया। इधर राहुल और सावी अपने कमरे में आ चुके थे। सावी आते ही बेड पर बैठ गई और अंगड़ाई लेते हुए बोली, ओ नींद आ रही है, मुझे थोड़ा आराम कर लेती हूँ। तभी राहुल ने सावी का हाथ पकड़कर उसे बेड से उठाते हुए अपनी बाहों में खींच लिया और उसके होंठों के पास अपने होंठ लाते हुए बोला, तो तुम्हें क्या लगता है सावी, मैं तुम्हें ऐसे ही सो जाने दूंगा? राहुल की ऐसी बात सुनते ही सावी शर्माने लगी और शर्माकर उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। तभी राहुल ने सावी की चिन को पकड़ते हुए उसके मुंह को ऊपर किया और फिर उसकी बलाइयां लेते हुए बोला, तू वाह, मेरी बीवी कितनी प्यारी है, वैसे तुम इन ड्रेस में कितनी प्यारी लगती हो। सावी, मन तो कर रहा है तुम्हें कच्चा चबा जाऊं। सावी का मुंह एकदम लाल हो गया, वो शर्माते हुए बोली, छी, कैसी बात कर रहे हो तुम? राहुल छोड़ो, मुझे नींद आ रही है। सावी के इतना बोलते ही राहुल ने उसे उठाकर बेड पर पटक दिया। उसे धीरे धीरे उसके करीब आने लगा और फिर सावी के होंठ राहुल के होंठों से टकराने लगे।
धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में खोने लगे और थोड़ी देर बाद दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खो गए। इधर मानसिंह साक्षी को अपने कमरे में ले गया और अपने बेड के पास लगे सोफे पर साक्षी को बिठाते हुए बोला, तुम बैठ जाओ। साक्षी, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम चाहो तो तुम यहाँ सो सकती हो, मैं यही सोफे पर सो जाऊंगा। साक्षी मानसिंह के मन की बात समझ गई थी कि वो कुछ भी करके साक्षी को अपने रूम में ही सुलाना चाहता था। तभी साक्षी ने बोला, नहीं मानसिंह जी, अभी मैं आपके कमरे में नहीं सो सकती, जब हमारा रिसेप्शन हो जाएगा उसके बाद तो मुझे आपके साथ ही सोना है हमेशा के लिए। साक्षी के मुंह से रिसेप्शन की बात सुनते ही मानसिंह खुशी से झूम उठा। हम जानते हुए कैमरे से बाहर निकलने लगा और बोला, साक्षी जी, मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ, आप यहाँ आराम से सो जाइए। सब अपने अपने कमरों में सो गए थे। आधी रात को घड़ी की टिक टिक के अलावा किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी। तभी सोती हुई सावी के कानों में अचानक किसी की पायलों की छन छन की आवाज सुनाई देने लगी। सावी ने सोचा, हो सकता है कोई नौकरानी हो जो यहाँ वहाँ अपने काम करते हुए घूम रही होगी। फिर तभी उसने घड़ी की तरफ देखा तो वो चौंक गई और चौंकते हुए बोली, इतनी रात को कौन हो सकता है। इतना कहकर सावी अपने बिस्तर से उठी और उस छन छन की आवाज का पीछा करते हुए महल में घूमने लगी। तभी उसने देखा कि वो औरत एकदम वैसी ही दिख रही थी जैसे उसने कल रात को जैसलमेर की सड़कों पर देखी थी। उसे देखकर सावी की सांसें थम गई। उसने अपने आप से कहा, कहीं ये वही औरत तो नहीं, लेकिन वो यहाँ कैसे हो सकती है। माँ सा, कहीं ये माँ सा तो नहीं है। उस औरत का पीछा करते करते सावी एक ऐसे कमरे में आ पहुंची जो पूरा कमरा पुराने सामान से भरा पड़ा था। तभी सावी की नजर उस कमरे में लगी एक तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर को देखते ही सावी तुरंत दौड़कर अपने कमरे में गई और कमरे में एक दराज खोलकर कुछ लेकर वापस आई। तभी उसने उस फोटो में और अपने हाथ में रखे गहनों को मिलाया, वो दोनों एक ही थे। तभी सावी का शक यकीन में बदल गया और उसने अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोला, हे भगवान, कहीं वो विजय सिंह सच तो नहीं कह रहा था। कहीं मेरे माता पिता को इसी फैमिली में से किसी ने तो नहीं मारा है। क्या सच में सावी के माता पिता की हत्या करने में इसी परिवार के किसी सदस्य का हाथ था, या फिर विजय सिंह झूठ बोल रहा था। आखिर कौन है वो औरत जो बार बार सावी को दिखाई दे रही है। सावी ने उस रूम में एक तस्वीर देखी जिसमें नूर सिंह के दोनों तरफ दो औरतें बैठी हुई थी। उनमें से एक औरत तो चंद्रमती थी और दूसरी औरत के चेहरे को किसी ने खराब कर दिया था, इसलिए उस औरत को पहचानना मुश्किल था कि वो कौन है। और उस औरत ने वही गहने पहने हुए थे जो उसकी माँ की समाधि पर रखे थे। सावी ने उस तस्वीर को देखकर अपने आप से कहा, आखिर कौन है ये औरत जिसने वही गहने पहने हुए हैं जो मेरी माँ सा की समाधि पर रखे थे, और उसके चेहरे को इतना खराब किसने किया है। सावी को उस औरत का चेहरा देखना था, लेकिन उसकी लाख कोशिश करने के बाद भी वो उस तस्वीर में उस औरत के चेहरे को देख नहीं पा रही थी। उस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उस औरत के चेहरे पर कालिक पोत दी थी। सावी उस औरत का चेहरा देखने की जिज्ञासा में उस कमरे की छानबीन करने लगी और काफी देर ढूंढने के बाद उसे ऐसी बहुत सारी तस्वीरें मिली जिसमें वो औरत मौजूद थी, लेकिन उसकी हर तस्वीर में उसके मुंह को किसी ने जानबूझकर खराब कर दिया था या छुपा दिया था। यह सब तस्वीरें देखने के बाद सावी ने अपने आप को कोसते हुए बोला, धत यार सावी, ये क्या तूने इतनी मेहनत से तस्वीरों को ढूंढा और इन सभी तस्वीरों को देखने के बाद भी पता नहीं चल पा रहा कि आखिर ये औरत है कौन। सावी और तस्वीरें खोजना चाहती थी, लेकिन तभी उसे किसी की पायलों की छन छन की आवाज सुनाई दी। पायल की आवाज सुनते ही सावी उस कमरे में छुपने की जगह खोजने लगे। तभी उसे कोई बड़ा सा बॉक्स दिखाई दिया और सावी उस बाइनक्स के पीछे जाकर छुप गई। तभी उस कमरे में एक औरत आई और वहां आकर बैठ गई। काफी देर बैठने के बाद वो औरत इधर उधर टहलने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत आधी रात को किसी के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन सावी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह झांक कर देख सके कि ये औरत है कौन। उस औरत को इधर उधर घूमते हुए काफी देर हो गई थी। काफी देर इंतजार करने के बाद वह औरत अपने आप में बड़बड़ाते हुए बोली, ये कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं। मैं यहाँ आधी रात में उसका इंतजार कर रही हूँ और वो अभी तक नहीं आया। मुझे इतना रिस्क लेकर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। उसकी हर बार की आदत है, मैं पहले पहुंच जाती हूँ, लेकिन खुद वो औरत बड़बड़ाकर आगे कुछ भी बोल पाती। उससे पहले ही एक आदमी ने पीछे से आकर उस औरत की कमर को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके कानों के पास अपना मुंह लाते हुए बोला, तुम आज भी कितनी हॉट हो चांदनी, भले ही तुम 40 की हो, लेकिन लगती आज भी कम सिनकली हो। चांदनी नाम सुनते ही सावी को किसी की याद आई और उसने तुरंत उस बॉक्स के पीछे से झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि यह चांदनी कोई और नहीं बल्कि उसकी सास थी जो इतनी रात को किसी गैर मर्द की बाहों में थी। सावी ने जब झुककर उस आदमी की तरफ देखना चाहा तो वह चाहकर भी उसका चेहरा नहीं देख पाई, क्योंकि उस आदमी ने अपने चेहरे को किसी मास्क से ढक रखा था और यह आदमी दिखने में बिल्कुल वैसा दिख रहा था जो विजय सिंह से चोरी छुपे तहखाने में मिलता था। सावी ने उस आदमी को देखकर अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहा, पता नहीं कौन है ये, लेकिन ये राजा नूर सिंह तो नहीं दिख रहा, लेकिन इसका हुलिया देखकर लग रहा है कि ये महल का कोई नौकर होगा। तभी उस आदमी से चांदनी ने अपने आप को छुड़ाते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम मुझे इस नाम से मत बुलाया करो, मुझे इस नाम से ही नफरत है। वो नूर सिंह जब मुझे दिन भर चांदनी चांदनी करता रहता है तो मेरा खून खौल उठता है, इसलिए तुम मुझे इस नाम से बुलाकर गुस्सा मत दिलाओ, तुम मुझे इस नाम से बुलाओ जिसे हमेशा बुलाते हो सुंदरी। उस आदमी ने चांदनी की बातों में हामी भरते हुए बोला, अच्छा ठीक है बाबा, साय नरी मेरी जाने मन सुंदरी, अब गुस्सा थूक भी दो बाबा। इतना सुनकर चांदनी ने उस आदमी को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपने करीब लाते हुए उसका मास्क हटाया और फिर उसके होठों पर अपने होंठ रखते हुए किसी भूखी शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ी। देखते ही देखते दोनों ने अपने अपने कपड़े उतारकर फेंक दिए और एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़े जैसे सालों के बाद उन्हें यह सब करने को मिल रहा हो। उस कमरे में बॉक्स के पीछे बैठी सावी ने उनकी तरफ से ध्यान हटाकर अपनी दोनों आंखों को अपने हाथों से ढक लिया। फिर थोड़ी बहुत देर बाद जब सावी को उनकी हवस भरी आवाजें सुनाई देने लगी तो सावी ने अपने दोनों कानों को बंद कर लिए और मुंह बनाते हुए कहने लगी, छी, हे भगवान, कितनी गंदी औरत है ये जो अपने पति को धोखा देकर एक नौकर के साथ ये सब कर रही है। बेचारे मुच्छड़ अंकल इसे कितना प्यार करते हैं और ये उनको धोखा दे रही है। माँ ने सही कहा था कि चंद्रमती एक नंबर की धोखेबाज औरत है और आज इसने ये साबित भी कर दिया।
थोड़ी देर बाद सावी के कानों में किसी आदमी की आवाज आई और ये उस आदमी की आवाज नहीं थी जो अभी वहां मौजूद था, बल्कि ये आवाज तो राजा नूर सिंह की थी जो अभी नींद से उठकर चंद्रमती को ढूंढते हुए उस तरफ आ गया था। यह आवाज सुनकर सावी ने जैसे ही उस बॉक्स के पीछे से झांक कर देखा, तब तक वो आदमी वहां से जा चुका था और चंद्रमती अपने कपड़े पहनकर इस तस्वीर के सामने खड़ी हो गई थी, जिस तस्वीर को अभी तक सावी देख रही थी। राजा नूर सिंह के आवाज देने पर अचानक चंद्रमती फूट फूट कर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर राजा नूर सिंह तुरंत भागते हुए उस कमरे में आए और आकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोले, क्या हुआ चांदनी, तुम रो क्यों रही हो? चंद्रमती के इस ड्रामे को देखकर सावी ने अपने आप से कहा, अरे यार क्या ड्रामेबाज औरत है, ये अभी तक तो किसी और मर्द के साथ थी और अचानक से इसने अपना पूरा हाव भाव ही बदल दिया। ये कैसी औरत है? चंद्रमती ने रोते हुए उसे तस्वीर की तरफ उंगली की और बोली, हमें अपनी बहन रूपमती की याद आ रही थी। देखिए ना जी, आज उसको मरे हुए कितने साल हो गए, फिर भी मैं उसे भूला नहीं पा रही हूँ। आज भी उसकी चीखें मेरे कानों में गूंजती है। चंद्रमती की बात सुनते ही सावी ने अपने आप से कहा, क्या रूपमती? इसका मतलब ये तस्वीर रूपमती की है, लेकिन वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो फिर मां सा की समाधि पर उनके गहने कहां से आए? राजा नूर सिंह ने चंद्रमती के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, हम जानते हैं चांदनी, तुम्हें रूपमती की याद आती होगी, हमें भी तो आती है ना, लेकिन क्या करें, अब हम उन्हें वापस तो ला नहीं सकते। और क्या हुआ, अगर रूपमती जिंदा नहीं है तो हमारा बेटा उदय सिंह तो वापस आ गया ना, जो मेरा और रूपमती की इकलौती निशानी है। नूर सिंह के मुंह से यह बात सुनकर सावी को बहुत बड़ा धक्का लगा। सावी को अब तक नहीं पता था कि राहुल चंद्रमती का नहीं बल्कि रूपमती का बेटा है और उस तस्वीर में जो वो दूसरी औरत दिख रही थी वह रूपमती थी। क्या चंद्रमती का दोगला चेहरा सावी सबके सामने ला पाएगी? क्या राहुल को इस सच्चाई का पता लग पाएगा कि उसकी मां चंद्रमती नहीं बल्कि रूपमती है? सावी ने रानी चंद्रमती को रंगे हाथों पकड़ लिया था और उसे यह भी पता चल चुका था कि राहुल चंद्रमती का नहीं बल्कि राजा नूर सिंह और रूपमती का बेटा था। वही चंद्रमती इस बात से अनजान थी कि उसे अभी थोड़ी देर पहले उसके नौकर के साथ सावी ने देख लिया था। लेकिन अभी भी चंद्रमती राजा नूर सिंह के आगे अपने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, मैं जानती हूँ उदय मेरा बेटा नहीं है, तो क्या हुआ, वो मेरी प्यारी बहन का बेटा है ना, मैं उसे अपनी बहन से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, कलेजे का टुकड़ा है वो मेरा। आप देखना जी, मैं राहुल को मानसिंह से भी ज्यादा प्यार करूंगी। राजा नूर सिंह ने फिर से चंद्रमती के आंसुओं को पोंछा और बोले, मुझे पता है चांदनी कि तुम भी उदय सिंह से उतना ही प्यार करती हो जितना मैं करता हूँ, और तुम उसे मानसिंह से कम नहीं समझती। चलो छोड़ो इन सब बातों को, रात बहुत हो चुकी है, हम चलते हैं। तभी चंद्रमती ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, ठीक है जी, आप चलिए, मैं आ रही हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, बस वो करके अभी आती हूँ मैं। चंद्रमती के कहने पर राजा नूर सिंह वहां से चला गया और राजा नूर सिंह के जाते ही चंद्रमती का रूप फिर से बदल गया और वो एक बार फिर अबला नारी से चालाक औरत में बदल गई और दीवार पर टंगी रूपमती की तस्वीर पर हंसते हुए बोली, देखा तुमने, जो नूर सिंह कभी तुम्हें पागलों की तरह प्रेम करता था, आज वो सिर्फ मुझसे प्रेम करता है। इतने सालों से मैं उसके साथ हूँ, लेकिन वो आज तक नहीं जान पाया कि मैं उससे प्यार करती ही नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो उसकी दौलत से प्यार है, मुझे तो इस रुतबे से प्यार है जो तुम्हें मारकर मुझे मिला है। और इतना कहकर चंद्रमती एक विलेन वाली हंसी हंसने लगी। हाँ हाँ हाँ, चंद्रमती का यह रूप देखकर सावी बहुत डर गई और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, हे भगवान, ये औरत तो जितना मैं सोच रही हूँ उससे भी अधिक खतरनाक है। इसका मतलब ये राजा नूर सिंह के साथ इसलिए नहीं है कि उनसे प्यार करती है, बल्कि उनके पैसों के लिए है। चंद्रमती ने हंसते हंसते अपने हाथ में एक काले रंग की कलम उठाई और उसे लेकर फिर से रूपमती के चेहरे को और खराब कर दिया, जो पहले थोड़ा बहुत दिख रहा था, और उसे इस कदर खराब करने लगी जैसे उस तस्वीर पर अपना सारा गुस्सा निकल रही हो। फिर चंद्रमती के चेहरे पर अचानक गुस्से का भाव आ गया और गुस्से में अपने हाथों से कलम को दबाते हुए उसने रूपमती के चेहरे को इस कदर खराब कर दिया कि अब उस तस्वीर में छेद होने लगे थे। और फिर गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, तुम जाकर भी मेरी जिंदगी से नहीं गई, मैंने तुम्हें सालों पहले मार दिया, लेकिन तुम आज भी उस नूर सिंह से दिल से निकलती क्यों नहीं? क्यों मेरी जिंदगी का ग्रहण बनकर बैठी हो? तुम खुद नहीं आ सकती तो अपने बेटे को भेज दिया, और ऊपर से वो सावी जो इस पूरे राजमहल की वारिश है उसे भी मेरे माथे मंड दिया। फिर उस तस्वीर से मुंह फेरकर चंद्रमती बोली, जिस लड़की से मैंने अपने बेटे मानसिंह की शादी करवाई थी, उस चंद्रशेखर ने उस लड़की के नाम तो कुछ भी नहीं किया और अपनी सारी जायदाद अपनी उस महारानी सावी को दे गया। उस उदय सिंह से तो मैं अपने आप निपट लूंगी, वैसे भी वो तो माँ के प्यार में बावरा है, उसे कहाँ कहाँ पता कि मैं तो उसकी माँ हूँ ही नहीं, उसकी माँ को तो मैंने सालों पहले इस दुनिया से दूर कर दिया था। और इतना कहकर चंद्रमती एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगी। हाँ 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 हाँ। फिर जैसे ही उसे नूर सिंह की आवाज दोबारा आई, वो तुरंत अपने चेहरे का भाव बदलकर उस कमरे से निकल गई। उसके वहां से जाते ही सावी उस बॉक्स के पीछे से खड़ी हो गई और आकर रूपमती की तस्वीर को निहारने लगी, जो अब बहुत बुरी तरह से फट चुकी थी। उस तस्वीर के आगे खड़ी होकर सावी ने कहा, इसका मतलब ये तस्वीर मासा की दोस्त रूपमती की है, तो फिर ये गहने मासा की समाधि पर किसने रखे होंगे? मुझे अंकल से बात करनी होगी, वही बता सकते हैं कि ये गहने किसके पास है, और जिसके भी पास है उसी ने मेरे माता पिता की हत्या की है। फिर सावी गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, मैं उस इंसान को छोड़ूंगी नहीं जिसने मेरे माता पिता को मारा है, मैं उस इंसान से बदला लेकर रहूंगी और मुझे राहुल को भी चंद्रमती से बचाना होगा, कहीं वो इसके चंगुल में फंस न जाए। इतना सब कहकर सावी भी उस कमरे से निकल गई। सावी कुछ सोचते सोचते अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे साक्षी की चीख सुनाई दी। सावी दौड़ते हुए साक्षी के कमरे में गई, जो कि मानसिंह के कमरे में सो रही थी। जाते ही सावी ने देखा कि साक्षी बेड के नीचे छुपी हुई थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ दीदी, दीदी बचाओ, वो मासा को मार देगा, पापा सा को मार देगा, प्लीज बचाओ। सावी दौड़कर अपनी बहन साक्षी के पास गई और उसे बेड के नीचे से निकालते हुए बोली, क्या हुआ साक्षी, तू किसे देखकर डर गई और ये कैसी हालत बना रखी है तूने? चल बाहर आ जा। साक्षी घबराते हुए बोली, नहीं दीदी, मैं बाहर नहीं आऊंगी, अगर मैं बाहर आई तो वो नकाबपोश मुझे भी मार डालेगा, उसने सबको मारा था, वो मुझे भी मार डालेगा दीदी। सावी ने अपना हाथ साक्षी की तरफ करते हुए बोला, तू डर मत मेरी बहन, मेरे हाथों में अपना हाथ दे और बेड के नीचे से बाहर आ जा। फिर सावी ने साक्षी के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे धीरे धीरे अपनी तरफ खींच लिया। साक्षी बेड के नीचे से निकलते ही सावी को गले लगाकर रोने लगी। सावी ने पूछा तो साक्षी ने डरते हुए बोला, दीदी मैंने अभी एक आदमी को देखा, वो वही नकाबपोश था जिसने मासा पापा सा की हत्या की थी, वो वही था दीदी, वो इसी महल में है और वो मुझे मारने आया था। सावी ने साक्षी को संभालते हुए बोला, चुप हो जा साक्षी, पहले तू मुझे आराम से बताएगी कि क्या बात है, कौन था, किसने तुझे मरने की कोशिश की?
साक्षी ने अपनी एक लंबी सांस खींची और फिर घबराते हुए बताने लगी, दीदी यहाँ एक आदमी आया था, उसने अपने चेहरे को नकाब से ढक रखा था। वो वही आदमी था जो उस दिन विक्रम के साथ था और उसी ने मासा पापासा की हत्या की थी। नकाबपोश का नाम लेते ही सावी का शक सीधा उस आदमी पर गया जिसे उसने कुछ देर पहले चंद्रमती के साथ उस कमरे में देखा था। सावी ने साक्षी को गले लगा लिया और उसे संभालते हुए अपने मन में बोली, इसका मतलब विक्रम सच कह रहा था, मेरे मासा और पितासा की हत्या करने वाला इसी घर में से कोई है। लेकिन कौन? कहीं वो नकाबपोश वही तो नहीं जिसे मैंने अभी देखा था? क्या रानी चंद्रमती ने मारा मेरे मासा और पापासा को? क्या सावी का शक एकदम सही था या रानी चंद्रमती का इन सब में कोई हाथ नहीं था? आखिर कौन था वो नकाबपोश जो साक्षी को मारना चाहता था? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुनिए। साक्षी को संभालते हुए सावी ने दोबारा साक्षी से पूछा, तुझे पूरा यकीन है साक्षी कि वो वही आदमी था जिसने हमारे मासा और पापासा का कत्ल किया था? साक्षी ने एक की झटके में जवाब देते हुए बोला, हाँ दीदी, ये वही आदमी है। मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ कि इसी ने मासा और पापासा की हत्या की थी और इसी के कहने पर उस विक्रम ने हमारे साथ गलत किया था। इतना ही नहीं दीदी, उसने तो बोला था कि विक्रम हमें मार दे, लेकिन पता नहीं उस विक्रम ने सिर्फ हमारे साथ जबरदस्ती करके हमें छोड़ दिया। दीदी, वो हमें भी मार देता तो अच्छा होता। और इतना कहकर साक्षी जोर जोर से रोने लगी। साक्षी को चुप करते हुए सावी ने बोला, तू पागल है क्या? साक्षी, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती? मैं अपने मासा और पापासा को तो खो चुकी, अभी तू ही तो बची है जिसके सहारे में जी रही हूँ। और अगर तुझे कुछ हो गया तो फिर मेरा कौन है इस दुनिया में? इतनी ही देर में वहाँ मानसिंह भी आ गया। मानसिंह ने जैसे ही साक्षी की हालत देखी, वह दौड़ते हुए सावी और साक्षी के पास आकर बैठ गया और बोला, क्या हुआ साक्षी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ भाभी सा, इनको ये रो क्यों रही है? सावी ने पहले तो सोचा कि वो मानसिंह को सब कुछ बता देगी, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसने बोला, कुछ नहीं मानसिंह, उसे कुछ नहीं हुआ, वो बस पुरानी कुछ बातें उन्हीं को लेकर डर गई थी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अब वो ठीक है। मानसिंह ने अपना एक हाथ साक्षी के कंधे पर रखा और उसे संभालते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ साक्षी, तुम ठीक हो ना? तुम डरो मत, अब मैं यही तुम्हारे पास ही रहूंगा। मानसिंह की बात सुनकर सावी ने हामी भर ली, क्योंकि उसके पास मानसिंह को रोकने का कोई हक नहीं था। भले ही इन दोनों की बचपन में शादी हुई थी, लेकिन शादी तो हुई थी और उसी हिसाब से मानसिंह साक्षी का पति है, तो उसका भी उस पर उतना ही हक है जितना सावी का। और यही सोचकर सावी मानसिंह को वहां छोड़कर उसे कमरे से चली गई। पूरी रात से सावी महल के इधर उधर कोनों में घूम रही थी, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में यही सब चल रहा था कि आखिर कौन है इस घर में जिसने उसके माता पिता की हत्या की होगी। यही सोचते सोचते सावी अपने कमरे में चली गई और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। सावी जैसे ही राहुल के पास जाकर लेटी तो राहुल ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखते हुए उसे नींद में अपनी तरफ खींच लिया, जिससे सावी राहुल के बिल्कुल करीब चली गई। राहुल के चेहरे को अपने इतने करीब पाकर सावी राहुल के मुंह को ध्यान से देखने लगी। सोता हुआ राहुल कितना मासूम लग रहा था, जैसे कोई छोटा बच्चा सो रहा हो। राहुल की तरफ देखते हुए सावी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह अपने आप से कहने लगी, मैंने जाने अनजाने में सबसे ज्यादा नाइंसाफी तो राहुल के साथ की है। उसकी तो बेचारे की कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मैंने उसे अपनी योजना का हिस्सा बनाया और उसके साथ कितना कुछ किया। ऐसा कहकर सावी अपने मन ही मन रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू टप टप करके बहने लगे और फिर थोड़ी देर के बाद अपने आंसुओं को पोंछते हुए सावी ने अपने आप में एक फैसला लिया। सावी अपने आप से बोली, बस राहुल, जितना तुम्हारे साथ गलत होना था वो हो चुका, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। ये तुम्हारी पत्नी का वादा है तुमसे। मैं तुम्हारे लिए उसे चंद्रमती नाम की बला से भी लड़ जाऊंगी, लेकिन उसे तुम तक पहुंचने नहीं दूंगी। और इतना कहकर सावी ने भी राहुल को अपनी बाहों में जकड़ लिया और कुछ देर बाद सावी को भी नींद आ गई और वह भी सो गई। सुबह की पहली किरण जब सावी के मुंह पर पड़ी तो उसने देखा राहुल उसके सामने कॉफी लेकर खड़ा था। कॉफी का कप सावी के हाथों में पकड़ाते हुए बोला, कोल्ड कॉफी मेरी प्यारी सावी के लिए, मुझे पता है सावी तुम्हें कोल्ड कॉफी बहुत पसंद है, इसलिए मैं खुद तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफी बनाकर लाया। बताओ कैसी है तुम्हारे पति के हाथों की कॉफी? सावी ने राहुल के हाथों से कोल्ड कॉफी ली और एक ही झटके में पूरी कोल्ड कॉफी खत्म कर दी और फिर अपने हाथों से इशारा करते हुए बोली, लाजवाब, क्या कॉफी बनाई है, तुमने कहां से सीखी? और इतना कहकर सावी फ्रेश होने के लिए चली गई। अपनी कॉफी की बड़ाई सुनकर राहुल फूले नहीं समा रहा था, इसलिए उसने एक लंबी घूंट भरते हुए कहा, जरा मैं भी तो ट्राई करूं, मेरे हाथ की कॉफी कितनी टेस्टी है। और फिर जैसे ही राहुल ने कॉफी का एक सिप लिया, वह तुरंत उसे फेंकने के लिए डस्टबिन की तरफ भागा और बोला, छी, कितनी गंदी और कड़वी है। अरे सावी, तुम कैसे पी गई इसको, ये कितनी कड़वी है। तभी सावी बाथरूम से बाहर आते हुए बोली, राहुल, मैंने तुम्हें आज तक जितने दुख दिए हैं उसके आगे कड़वी कॉफी कुछ नहीं है। तुम प्यार से अगर जहर भी लाकर खिला देते, मैं वह भी खुशी खुशी खा लेती। सावी के मुंह से ये सब बातें सुनकर राहुल ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, थैंक यू, मेरी जिंदगी में आने के लिए मुझे आज पता चला कि मेरी वाइफ कितनी अच्छी है जो मेरे लिए इतनी कड़वी कॉफी को पी सकती है। क्या बात है सावी, तुम तो अभी से महारानी बन गई। और इतना कहकर राहुल जैसे ही सावी को उसके होठों पर किस करने लगा, तभी अचानक किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया और तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। वह और कोई नहीं मानसिंह था। दरवाजा खोलकर मानसिंह ने जैसे ही राहुल और सावी की तरफ देखा, उसने अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए बोला, सॉरी भाई साहब, मैंने सोचा आपने भाभी सा को जीत की बधाई रात को दे दी होगी, लेकिन आप तो अभी भी, सॉरी, माफ करिए, मैं जा रहा हूँ। तभी उदय सिंह जोर से बोला, तू इधर आ, पहले तो जब देखो अपने बड़े भाई की टांग खींचना रहता है। तू ये बता, तू शादी से पहले कैसे साक्षी के साथ एक ही कमरे में सोने की जिद कर रहा था और मुझे बोल रहा है? उदय सिंह की बात सुनकर मानसिंह शर्माते हुए बोला, अरे भाई साहब, मेरी शादी हो चुकी है उसके साथ, और वैसे भी आप लोग माने ना माने, वह मेरी पत्नी है और मैं उसके साथ जो चाहे वह कर सकता हूँ। आखिर पत्नी है वह मेरी। उन दोनों की बातें सुनकर सावी ने बोला, अब बस भी करिए, आप दोनों सुबह सुबह यह क्या बातें लेकर बैठ गए? ये तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां एक नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला, हुकुम सा, हुकुम सा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। महल के बाहर सभी गांव वाले इकट्ठा हुए हैं, फिर से गांव के बच्चे गायब होने लगे हैं। ये खबर सुनकर सावी, राहुल और मानसिंह तीनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने कार्ल मार्क्स को तो कैद करवा दिया था, तो फिर अभी किडनैपिंग कौन कर रहा था? आखिर कौन है असली विलेन? क्या इस असली विलेन का कभी पता चल पाएगा या नहीं? महल के बाहर से दौड़कर आते हुए उस नौकर ने जब मानसिंह, उदय सिंह और सावी को बताया कि महल के बाहर कुछ लोग आए हुए हैं जिनके बच्चे गायब हो चुके हैं, तो तीनों ने चौंकते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। मानसिंह ने तुरंत उदय सिंह से बोला, लेकिन भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो उस कार्ल मार्क्स को पकड़ लिया, तो फिर हमारे गांव के बच्चे कैसे गायब हो गए?
उदय सिंह आगे कुछ भी बोलता उससे पहले ही वो नौकर फिर से बोला, माफ कीजिए हुकुम सा, लेकिन हम भीड़ को काबू नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग बार बार महल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और उन लोगों की संख्या भी काफी है, हम उन्हें काबू नहीं कर पा रहे हैं। नौकर की बात सुनकर तुरंत उदय सिंह बोला, ठीक है आप चलिए, हम आपके पीछे पीछे आते हैं। और वो तीनों उस नौकर के पीछे पीछे महल के बाहर की तरफ चल दिए। जैसे ही वो लोग महल के दरवाजे के पास पहुंचे तो उन लोगों की भीड़ की आवाज सुनाई देने लग गई। सभी लोग चिल्लाते हुए बोल रहे थे, हमारे बच्चों को बचाओ हुकुम सा, हमारे बच्चों को बचाओ। उदय सिंह, मान सिंह और सावी तीनों महल के दरवाजे पर पहुंचे और अपने हाथ से इशारा करते हुए लोगों को शांत करते हुए उदय सिंह बोला, क्या हुआ, आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं और आपके बच्चों को किसने गायब कर दिया? तभी उन सब में से एक औरत आगे आई और आकर बोली, हुकुम सा हमारा बच्चा कल रात से घर न लौट कर आया है। हुकुम सा पहले हमारी छोटी सी बच्ची गायब हो गई थी और अब हमारा बच्चा भी हम क्या करें? हुकुम सा कहाँ जाएं? और इतना कहकर वो औरत जोर जोर से रोने लगी। फिर भीड़ में से एक बूढ़ी औरत अपने हाथों में छड़ी ले आगे आई और कांपती हुई आवाज में बोली, हुकुम सा हमारा पोता भी गायब हो गया, वो तुम्हारे बुढ़ापे का आखिरी सहारा था। हुकुम सा अब यूं बुढ़िया किसके सहारे जीवेगी? और इतना कहकर वो बुढ़िया भी रोने लगी। सावी से उन सब का दुख देखा नहीं गया और वह उदय सिंह के पास आकर उस बुढ़िया के हाथों को पकड़ते हुए बोली, आप चिंता मत करिए अम्मा, आपके पोते को कुछ नहीं होगा, आपके पोते को हम ढूंढ कर लाएंगे, चाहे वह कहीं भी हो। उदय सिंह ने सावी की तरफ देखते हुए बोला, हाँ अम्मा, सावी ठीक कह रही है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं और सावी हम आपके पोते को जरूर ढूंढकर आपके पास लाएंगे। उदय सिंह और सावी के भरोसे वहां इकट्ठा हुए लोग धीरे धीरे वहां से हाथ जोड़ते हुए जाने लगे। उन लोगों के मन में एक उम्मीद जाग उठी कि उदय सिंह और सावी उनके बच्चों को जरूर ढूंढकर उनके पास ले आएंगे। आखिर पहले भी तो इन्हीं लोगों ने उनके बच्चों को उन तक पहुंचा ही दिया था। इस भीड़ की आवाज सुनकर महारानी चंद्रमती महल के दरवाजे तक आ पहुंची और सावी को डांटते हुए बोली, सावी तुम महल के बाहर क्या कर रही हो और तुम किससे पूछकर इन लोगों से बात कर रही थी? तुम्हें महल के कायदे कानून कुछ नहीं पता क्या, जो तुम वहां उस भीड़ के साथ जाकर खड़ी हो गई? अरे तुम इस महल की रानी हो, कोई छोटी मोटी नौकरानी नहीं। चंद्रमती के मुंह से ऐसी घटिया बात सुनकर सावी को गुस्सा आ गया और वह वहीं से रानी चंद्रमती को जवाब देते हुए बोली, माफ कीजिए रानी सा, लेकिन अपनी प्रजा को सांत्वना देना यही तो एक रानी का काम है, और जब तक हम उनको खुद दिलासा नहीं देंगे तो उन लोगों को हम पर कैसे भरोसा होगा? सावी की बात सुनते ही चंद्रमती गुस्से से आग बबूला हो उठी और चिल्लाते हुए उदय सिंह से बोली, देख रहे हो बेटा उदय, तुम तुम्हारी पत्नी कैसे उलटे जवाब दे रही है, क्या तुम उसको चुप नहीं कर सकते? चंद्रमती की बात सुनकर राहुल बोला, सॉरी माँ, अगर आपको सावी की बात बुरी लगी हो तो मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन उसका कहने का मतलब ये नहीं था, वो तो बस। राहुल की बात को बीच में काटते हुए चंद्रमती गुस्से में उबलते हुए बोली, अच्छा तो अब तू अपनी माँ से ज्यादा अपनी पत्नी को अहमियत दे रहा है, इसका मतलब मैं गलत और तेरी पत्नी सही है। राहुल अभी अपने परिवार से मिला था, उसे मिले कुछ दिन भी नहीं हुए थे, इसलिए वह अपनी माँ से झगड़ा नहीं करना चाहता था और वहाँ से सीधा अपनी माँ के पास आकर बोला, सॉरी माँ, अगर आपको सावी की कोई भी बात बुरी लगी हो तो अगर आप चाहो तो मैं सावी से भी सॉरी बुलवा सकता हूँ। फिर उदय सिंह ने मुड़कर सावी की तरफ देखा और बोला, प्लीज सावी माँ को सॉरी बोल दो ना। सावी को विश्वास नहीं हो रहा था कि राहुल उसे माफी मांगने के लिए क्यों बोल रहा है, जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने राहुल का दिल रखने के लिए चंद्रमती को सॉरी बोल दिया और वहां से चली गई। सावी का ऐसे तीखे तेवर में सॉरी बोलकर जाना चंद्रमती को खटक गया और उसने राहुल के आगे उसकी शिकायत करते हुए बोला, देखा तुमने, आजकल की लड़कियों को सॉरी बोलने की तमीज भी नहीं है। इन लोगों में माना कि ये जैसलमेर की महारानी है, लेकिन यहाँ तो वो मेरी बहू ही है, मेरे बेटे की बहू, मैं जो चाहूँ उसको कह सकती हूँ, है ना बेटा? उदय सिंह को तो जैसे बरसों बाद माँ का प्यार मिला था, इसलिए वह माँ के प्यार में पागल हो गया था। अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ माँ, वो आपकी ही बहू है और मैं आपका बेटा, आपका हक बनता है हम दोनों से कुछ भी कहने का और हमारा हक है आपकी सारी बातें सुनने का। इतना कहकर उदय सिंह चंद्रमती के गले लग गया। उदय सिंह को चंद्रमती के इरादों की जरा भी भनक नहीं थी, वह तो बस माँ के प्यार को ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंचा था। बरसों बाद उसे अपनी माँ मिली थी, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर अपनी माँ को नाराज नहीं करना चाहता था। राहुल भले ही अपनी माँ से प्यार करता था, लेकिन सावी से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, इसलिए जब वह चंद्रमती के गले लगा हुआ था तो उसके मन में अभी भी सावी के लिए बुरा लग रहा था कि कैसे उसके कहने पर सावी ने उसकी माँ से माफी मांगी, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। इसलिए राहुल तुरंत वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया। उसने कमरे के अंदर जाकर देखा तो सावी वहां नहीं थी। शादी को वहां ना पाकर उदय सिंह ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोला, अरे यार राहुल, ये क्या किया तूने माँ के आगे अच्छा बनने के लिए सावी को नाराज कर दिया, पता नहीं अब वो कहाँ गई होगी, खैर ढूंढता हूँ अब। और इतना कहकर उदय सिंह अपने कमरे से निकलकर सीधा साक्षी के कमरे में गया। जब वहां पहुंचा तो साक्षी अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी और सावी भी वहां नहीं थी। परेशान होकर उदय सिंह सावी चिल्लाते हुए उसे पूरे घर में ढूंढने लगा, लेकिन उसे सावी कहीं नहीं दिखी। तभी रास्ते में मानसिंह उसे मिला। उसने मानसिंह से सावी के बारे में पूछा तो मानसिंह ने बोला, अरे भाई साहब, भाभी सा तो गाड़ी लेकर कहीं निकल गई। राहुल चौंकते हुए बोला, क्या गाड़ी लेकर? लेकिन गाड़ी लेकर कहाँ गई उसे? तो जयपुर के रास्तों के बारे में भी कुछ नहीं पता, तो फिर वो कहाँ गई होगी? मानसिंह ने कहा, मुझे नहीं पता भैया, लेकिन वो ड्राइवर राम सिंह के साथ गई है। आप एक काम करिए, उसी से फोन करके पूछ लीजिए कि वो भाभी सा को कहाँ लेकर गया है। राहुल ने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और राम सिंह के पास फोन करते हुए बोला, राम सिंह, क्या सावी तुम्हारे साथ ही है? और है तो तुम लोग कहाँ जा रहे हो? फोन के दूसरी तरफ से राम सिंह ने जवाब देते हुए कहा, जी हुकुम सा, मैं सावी रानी सा के साथ ही हूँ, वो रानी सा जेल आई है विक्रम सा से मिलने। राम सिंह के मुंह से विक्रम का नाम सुनते ही उदय सिंह का खून खौल उठा। अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए उदय सिंह ने गुस्से में कहा, सावी विक्रम से मिलने क्यों गई है? उससे ऐसा क्या काम हो सकता है? कहीं वो मुझसे गुस्सा होकर उस विक्रम से पैचअप करने तो नहीं गई? नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? इससे पहले कि सावी उस विक्रम सा की बातों में आए, मुझे उसे रोकना होगा। और इतना कहकर उदय सिंह भी वहां से निकल गया। क्या उदय सिंह सावी को मना पाएगा? क्या सच में सावी विक्रम से पैचअप करने के लिए गई थी? सावी के विक्रम सा के पास जाने की बात से ही उदय सिंह का पारा हाई हो गया। उसने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और जयपुर की सेंट्रल जेल के लिए निकल गया, जहां पर विक्रम सिंह कैद था। उदय सिंह गाड़ी चलाते हुए बस एक ही बात लगातार सोच रहा था, आखिर सावी उस विक्रम के पास क्यों गई है? उसे ऐसा कौन सा काम था उस विक्रम से जो वो मुझे बताएं बिना ही उसके पास चली गई? उसे एटलीस्ट एक बार मुझे बताना तो चाहिए था।
यही सब सोचते सोचते राहुल सेंट्रल जेल पहुंच गया था और वहां पहुंचते ही वो तुरंत गाड़ी से उतरकर पुलिस स्टेशन के अंदर गया। अंदर जाते ही उसने सब इंस्पेक्टर से विक्रम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, साइनरी सर, आज उनके मिलने का दिन खत्म हो गया। हम एक दिन में किसी इंसान को किसी एक से ही मिलवा सकते हैं और अभी अभी रानी सा उनसे मिलकर गई है, इसलिए हम आपको उनके पास नहीं जाने दे सकते। इंस्पेक्टर ने जैसे ही राहुल को बताया कि सावी विक्रम सा मिलकर आई है तो उसने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए अपने आप से कहा, सावी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर माँ सा को पता चल गया तो वो फिर तुम्हें डांटेंगी। सावी, क्यों करती हो तुम ऐसा? और फिर बड़बड़ाते हुए उदय सिंह पुलिस स्टेशन से निकलकर सीधा महल की तरफ चल पड़ा। इधर सावी महल में आते ही मान सिंह के कमरे में गई और साक्षी के पास आकर बैठ गई। तभी उदय सिंह भी वहां से सीधा साक्षी के कमरे में आया जहां सावी बैठी हुई थी। उसने वहां जाकर जब सावी की तरफ गुस्से से देखा तो सावी ने उससे नजरें फेर ली और साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, देखा साक्षी, तुमने तुम्हारा दोस्त मेरी कोई गलती ना होने पर भी मुझे सॉरी बोलने को कहता है, आज उसके लिए उसकी माँ सा ही सब कुछ हो गई। ये सावी कोई मायने नहीं रखती। शादी की बातें सुनकर उदय सिंह ने झुंझुलाते हुए कहा, मेरे लिए तो मेरी माता ही जरूरी है, लेकिन तुम्हारे लिए एक ऐसा आदमी जरूरी है जिसने तुम्हारी बहन के साथ गलत किया और तो और तुम्हारे माता पिता को भी मार डाला, फिर भी तुम उसे आदमी से मिलने गई। क्यों, क्या लगता है वह तुम्हारा? सावी की बात सुनकर उदय सिंह ने सावी की तरफ गुस्से से घूरते हुए देखा और फिर साक्षी से कहा, देखो साक्षी, ये मुझे कह रही है, मैंने तो सिर्फ उस इंसान का साथ दिया है जिसने मुझे जन्म दिया है, जो मेरे लिए मेरा सब कुछ है, लेकिन ये तुम्हारी बहन तुम्हारे दुश्मन से मिलने क्यों गई थी? उसने तो इससे इसका सब कुछ छीन लिया, फिर भी इसके मन में आज भी उस विक्रम के लिए इतना प्यार है कि उससे मिलने जेल तक पहुंच गई। उदय सिंह की बात सुनकर सावी को गुस्सा आ गया और वो साक्षी के पास से उठकर उदय सिंह के करीब आकर बोली, मैं उस विक्रम शाह से अपने लिए नहीं मिलने गई थी, मैं उन बच्चों के बारे में पूछने गई थी जो गायब हुए थे और उसने मुझे बताया कि इन सब के पीछे कार्ल मार्क्स का कोई हाथ नहीं है, वो तो बस एक मोहर था, उसका असली मास्टरमाइंड कोई और ही है जो अभी तक पकड़ में नहीं आया। फिर सावी ने उदय सिंह के और करीब आते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और बोलने लगी, मुझे उस विक्रम शाह से कोई काम नहीं था, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेते राहुल, मैं तुम्हें सब बता देती, कम से कम इतना घटिया इल्जाम तो नहीं लगाते मुझ पर। सावी की आंखों से आंसू आ गए और वह उदास मन से उस कमरे से रोती हुई चली गई। सावी को ऐसे रोते हुए जाते देख उदय सिंह का दिल पसीज गया और उसने अपनी बातों पर पछतावा करते हुए कहा, क्या राहुल, ये तूने क्या किया? तुझे सावी पर ऐसे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था, पहले पूछ तो लेता सावी से कि वो वहां क्यों गई थी। एक तो वो पहले से ही नाराज थी, ऊपर से मैंने उसे और नाराज कर दिया, अब मैं उसे कैसे मनाऊंगा? यह सब सोचते हुए उदय सिंह जैसे ही उस कमरे से जाने लगा तभी साक्षी ने आवाज लगाते हुए बोला, रुको राहुल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दीदी के बारे में? राहुल ने पीछे मुड़कर साक्षी की तरफ देखा और फिर साक्षी के पास जाकर उसके सिरहाने बैठ गया और बोला, हाँ बोलो साक्षी, तुम्हें क्या बात करनी है? साक्षी ने बोला, देखो राहुल, मुझे नहीं पता तुम दोनों की क्या बात है और तुम किस बात पर झगड़ा कर रहे हो, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मेरी दीदी कभी किसी को धोखा नहीं देंगी, वो तुम्हें धोखा देने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। मेरी बहन बहुत अच्छी है, वो अपनों के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, और तुम उसके अपने हो, उसके पति, इसलिए तुम्हें धोखा देने के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती, इसलिए आगे से मेरी बहन पर ऐसे घटिया इल्जाम कभी मत लगाना। राहुल ने साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी साक्षी, लेकिन मैं उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता था, बस मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो विक्रम शाह से मिलने गई, इसलिए मैंने गुस्से में वो सब बोल दिया, उसके लिए सॉरी, और मैं अभी जाकर सावी से भी सॉरी बोल दूंगा। ठीक है, साक्षी ने हामी भरते हुए उसकी बात मान ली। फिर राहुल अपनी बात पूरी करके साक्षी के कमरे से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। जब राहुल अपने कमरे में पहुंचा और सावी से बात करने की कोशिश करने लगा तो उसने देखा कि सावी सो चुकी थी, रात काफी हो गई थी, इसलिए उसने सावी को जगाना जरूरी नहीं समझा और खुद भी सावी के पास आकर सो गया। राहुल सावी के पास लेटकर उसके सोते हुए चेहरे को देख रहा था जो एकदम मासूम और प्यारा लग रहा था। उसने सावी के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला, सॉरी सावी, मुझे माफ कर दो, मैं कितना बड़ा गधा हूँ, अपनी पत्नी की बात सुने बिना ही उसे डांट दिया, सॉरी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सुबह उठते ही तुम्हें मना लूंगा, अब सो जाओ, गुड नाइट। और इतना कहकर राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली। सावी भले ही आंखें मूंद कर सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसे राहुल की सारी बातें सुनाई दे रही थी, इसलिए उसने राहुल से अपना मुंह फेर लिया और दूसरी तरफ मुंह करके अपनी आंखों से छलकते आंसुओं के साथ अपने आप से कहने लगी, सॉरी राहुल, मुझे पता है मेरी भी गलती थी, मुझे तुम्हें बताकर जाना चाहिए था, तुम क्या, तुम्हारी जगह अगर कोई भी होता तो शायद यही कहता, लेकिन आगे से मैं जो भी करूंगी तुमसे पूछकर ही करूंगी। और इतना कहकर सावी सो गई। रात काफी हो चुकी थी और पूरे महल में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी सावी के कानों में वही पायलों की छन छन की आवाज सुनाई देने लगी। सावी की जैसे ही आंख खुली उसने तुरंत घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में सुबह के 3 दान बजे हुए थे। सावी अपने बिस्तर से उठी और उस आवाज का पीछा करते हुए अपने कमरे से बाहर निकली। सावी जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली उसने अपने सामने वही औरत खड़ी देखी जिसे उसने जंगलों में देखा था और जो हूबहू उसकी मां सा जैसी दिखती थी। उस औरत को वहां देखते ही सावी बुरी तरह से डर गई। उसके माथे से पसीने की बूंदें गिरने लगी। उस औरत ने सावी की तरफ अपने हाथों से इशारा किया और उसे अपने पास आने को कहने लगी। सावी धीरे धीरे कदमों से उस औरत की तरफ बढ़ने लगी। सावी जैसे जैसे उस औरत की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी वो औरत वैसे वैसे अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। फिर अचानक उस औरत की स्पीड तेज हो गई और सावी उसका पीछा करते हुए दौड़कर उसी कमरे में पहुंची जहां पूरा सामान बिखरा पड़ा था और दीवार पर एक तस्वीर लगी हुई थी। वो औरत उस कमरे के अंदर आई तो थी लेकिन उस कमरे के अंदर आते ही गायब हो गई। उस औरत का गायब होना सावी की समझ से परे था, इसलिए उसने अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहा, ऐसे कैसे कोई इंसान एक कमरे से गायब हो सकता है? कहीं वो औरत मासा तो नहीं? कहीं वो मासा की आत्मा तो नहीं? क्या सच में वो औरत सावी की मासा की आत्मा थी जो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, या कोई और? क्या सावी कभी पता कर पाएगी कि उसके माँ बाप की हत्या के पीछे कौन था? उस औरत को वहां देखकर सावी को उसी औरत की याद आई जिसको सावी ने जंगल में अपने मासा और पापासा की समाधि के पास देखा था। लेकिन सावी के उस कमरे में पहुंचने से पहले ही वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। सावी को समझ नहीं आ रहा था कि उस कमरे के अंदर आने के बाद वो औरत उस कमरे से कैसे गायब हो सकती है, जबकि वहां से बाहर निकलने का केवल एक वही रास्ता था। स्वामी ने सोते हुए अपने आप से कहा, सूरत किस मिलती है, कहीं वह माता की आत्मा तो नहीं थी? थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद सावी ने बड़बड़ाते हुए कहा, इसका मतलब वो औरत मासा की आत्मा ही है जो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या?
फिर सावी ने अपने चारों तरफ देखते हुए जोर से आवाज लगाते हुए बोला, माँ सा अगर आप यहाँ हैं तो प्लीज मेरे सामने आइए। आप मुझे क्या कहना चाहती है, माँ सा बताइए। तभी सावी के कानों में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कदमों की आवाज सुनते ही सावी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने चंद्रमती खड़ी थी। चंद्रमती को अपने सामने देखकर सावी चौंक गई और चौंकते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रही है इतनी रात को, और आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही है। सावी आगे कुछ भी बोलती उससे पहले ही चंद्रमती ने उसके सिर पर एक डंडे से वार कर दिया और उसे डंडे के प्रहार से सावी बेहोश होकर गिर गई। फिर चंद्रमती बेहोश हुई, सावी की तरफ घूर घूर कर देखने लगी। कुछ देर बाद जब सावी की आंखें खुली तो अपने चारों तरफ घना जंगल देखकर सावी डर गई। सावी एक जंगल में पहुंच चुकी थी और चारों तरफ जानवरों की आवाजों के अलावा किसी की आवाज नहीं आ रही थी। अभी सुबह नहीं हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद सुबह होने वाली थी, इसलिए हल्का हल्का सा उजाला हो चुका था और इस हल्के से उजाले में सावी साफ साफ देख पा रही थी कि वो एक जंगल में गिरी हुई है। सावी ने जब उठकर अपने कपड़ों की तरफ देखा तो उसे याद आया कि उसने आखिरी बार चंद्रमती को अपने सामने देखा था और उसके डंडे के प्रहार से वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद वो यहाँ तक कैसे आई उसे कुछ याद नहीं था। सावी ने बड़बड़ाते हुए बोला, मैंने कपड़े तो वही पहन रखे हैं जो उस समय पहने थे जब उस चंद्रमती ने मुझ पर हमला किया था। इसका मतलब उसी ने मुझे जंगल में पहुंचा दिया, लेकिन अब मैं यहाँ से घर कैसे जाऊंगी और कहाँ हूँ मैं। इतना कहकर सावी वहां से उठते हुए खड़ी होकर अपने चारों तरफ देखने लगी। इस हल्के से उजाले में सावी देख पा रही थी कि उससे थोड़ी ही दूरी पर एक टूटी सी झोपड़ी है। इतने घने जंगल में एक झोपड़ी को देखकर सावी की जान में जान आ गई। वह तुरंत झोपड़ी की तरफ भागने लगी और थोड़ी ही देर बाद वह झोपड़ी तक पहुंच गई। सावी बिना कुछ सोचे समझे उस झोपड़ी के अंदर घुस गई, लेकिन जब उसने अपने सामने देखा तो सावी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने झोपड़ी में घुसते ही देखा कि 4 आदमी वहां बैठकर शराब पी रहे हैं और जैसे ही सावी ने उनकी तरफ देखा तो वो लोग सभी लोग सावी को ही घूर रहे थे। सावी को देखते ही उन आदमियों के अंदर का राक्षस जाग गया और वो अपनी हवस भरी नजरों से सावी की तरफ देखने लगे। देखते ही देखते उन चारों आदमियों ने सावी को चारों तरफ से घेर लिया। फिर उनमें से एक आदमी ने सावी के करीब आते हुए बोला, सुबह सुबह हमारी झोपड़ी में हमारी सुबह को रंगीन करने आ गई क्या रानी। फिर उनमें से दूसरा आदमी सावी के करीब आते हुए बोला, अरे भाई देखो तो कितनी खूबसूरत लड़की है, मन कर रहा है इसे कच्चा चबा जाऊं, इसकी खुशबू तो मुझे पागल कर देगी। फिर तीसरा आदमी अपनी हवस भरी नजरों से सावी की तरफ घूरते हुए बोला, रामू, नील, श्याम, तुम तीनों इस लड़की से दूर रहोगे। इसे सबसे पहले मैंने देखा था, इसलिए इस पर सबसे पहला हक मेरा है। उसके बाद तुम लोग जो चाहे इसके साथ कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी उनमें से चौथा आदमी उस तीसरे आदमी को धमकाते हुए बोला, अबे यार तू कैसी बात कर रहा है यार, ऐसे कैसे पहले हक तेरा है। चलो मान लिया कि तूने उसे हमसे पहले देखा होगा, लेकिन यहाँ आने का आइडिया तो मेरा ही था ना, इसलिए इस पर पहले हक मेरा हुआ ना। तभी उस तीसरे आदमी ने चौथे आदमी से बोला, अच्छा ठीक है बाबा तू ले लेना पहले, लेकिन पहले मुझे इस छमिया को छूने तो दे। उन चारों को अपनी तरफ बढ़ता देखकर सावी डर गई, लेकिन अगले ही पल सावी ने हिम्मत करके उनमें से एक आदमी को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया और उस झोपड़ी से बाहर निकलकर वापस जंगल की तरफ दौड़ने लगी। फिर वो चारों आदमी भी भूखे भेड़िए की तरह सावी के पीछे पीछे भागने लगे। सावी जंगल के बीचों बीच भागती भागती कुछ झोपड़ी से काफी दूर आ गई थी। फिर अचानक उसका पैर फंस गया और वो एक गड्ढे में गिर गई। तभी उसने देखा कि वो चारों आदमी उस गड्ढे के चारों तरफ एक घेरा बनाकर खड़े हो गए जिस गड्ढे में सावी गिरी हुई थी। फिर उनमें से एक आदमी सावी की तरफ हवस भरी नजरों से देखते हुए बोला, कहाँ भागेगी मेरी छमिया, तुझे क्या लगता है तू हमसे बच जाएगी, आज तो तू गई बेटा। और इतना कहकर वो चारों आदमी उसी गड्ढे में कूद गए जिस गड्ढे में सावी गिरी हुई थी और फिर सावी को घेर कर खड़े हो गए। उन चारों को अपने इतने करीब देखकर सावी बुरी तरह से डर गई और उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उसे किसी के दर्द से कराहने की आवाज आई तो सावी ने अपने एक आंख को हल्का सा खोल कर देखा तो उसके सामने उन चारों में से कोई भी आदमी नहीं था। अभी सुबह हो चुकी थी और पूरी तरह से उजाला हो चुका था। उन आदमियों को वहां से गायब देखकर सावी ने झट से अपनी दोनों आंखें खोल लीं। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक स्मार्ट सा लड़का खड़ा था और ये लड़का था आदित्य राठौर, मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून और मुंबई के सबसे बड़े 5 स्टार होटल का मालिक। सावी आदित्य राठौर को उसके नाम से नहीं जानती थी, लेकिन उसने एक बार उसे होटल में जरूर देखा था, इसलिए सावी ने उसे देखते ही कहा, तुम यहाँ कैसे आए। आदित्य ने अपना हाथ सावी के आगे करते हुए कहा, पहले तुम इस गड्ढे से बाहर आ जाओ, उसके बाद तुम्हें सारी स्टोरी सुना दूंगा कि मैं यहाँ कैसे आया। सावी ने आदित्य के हाथ की तरफ देखा, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ आदित्य के हाथों में नहीं दिया और अपने आप उस गड्ढे से उठने लगी। सावी जैसे ही उस गड्ढे से उठकर बाहर निकलने लगी तभी अचानक धड़ाम से जमीन पर गिर गई। सावी के गिरते ही आदित्य जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, मुझे पता है तुम झांसी की रानी है, लेकिन अभी तुम जिस गड्ढे में गिरी हुई हो वो बहुत गहरा है और बिना किसी की मदद के तुम इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाओगी, इसलिए मेरा हाथ पकड़ो और उस गड्ढे से बाहर आ जाओ। सावी आदित्य का हाथ पकड़ना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इस गड्ढे से बाहर निकलने का उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसने अपना हाथ आदित्य के हाथों में दिया और उसे गड्ढे से ऊपर आने लगी। सावी के गड्ढे से ऊपर आते ही आदित्य का बैलेंस बिगड़ गया और वह सावी को अपने ऊपर लेकर नीचे जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरे हुए आदित्य के दिल की धड़कनें बढ़ गई जब सावी उसके ऊपर गिरी हुई थी। आदित्य अपनी नजरें गाड़कर सावी की तरफ देखने लगा। सावी को अपने इतने करीब पाकर आदित्य कुछ पलों के लिए भूल ही गया था कि वो कहाँ है और सावी की खुशबू में खो गया। तभी सावी ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तभी आदित्य ने देखा कि उसने सावी की कमर को कसकर पकड़ हुआ था। सावी की आवाज सुनते ही उसने तुरंत सावी की कमर को छोड़ दिया और उसके छोड़ते ही सावी उसके ऊपर से उठ गई और खड़ी होकर गुस्से से आदित्य की तरफ घूरने लगी। आदित्य ने उठते ही तुरंत सावी से माफी मांगते हुए बोला, सॉरी सावी, मुझे माफ कर दो, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा हाथ कैसे तुम्हारी कमर तक। साइनरी। उन लोगों से कुछ ही दूरी पर एक आदमी खड़ा उनकी तस्वीर ले रहा था और उसने वो तस्वीर भी खींच ली जब सावी आदित्य के ऊपर गिरी हुई थी और फिर उस आदमी ने वो तस्वीर अपने फोन से किसी को भेजी और फिर किसी के पास फोन करते हुए कहने लगा, आपका काम हो गया, हमारा प्लान कामयाब हुआ। और इतना कहकर उसे आदमी ने फोन काट दिया। आखिर कौन था यह आदमी और ये तस्वीरें किसके पास भेज रहा था? क्या यह आदित्य राठौर का प्लान था या चंद्रमती का, या फिर इसके पीछे कोई और ही था? जानने के लिए सुनते रहिए बेपनाह नफरत, ओनली ऑन पॉकेट FM पर। सुबह की पहली किरण चेहरे पर पड़ते ही राहुल की नींद खुल गई और वह जाग गया। उसने जागते ही अपने बिस्तर पर सो रही सावी की तरफ देखा, लेकिन सावी वहां नहीं थी। सावी को वहां न पाकर राहुल परेशान हो गया और अपने बिस्तर से उठकर सीधा बाथरूम की तरफ गया, लेकिन सावी वहां भी नहीं थी।
राहुल, सावी। सावी चिल्लाते हुए अपने रूम से बाहर आया और सावी को पूरे घर में ढूंढने लगा। कुछ ही देर में उसने पूरे महल को छान मारा, लेकिन सावी उसे कहीं भी नहीं नजर आई। महल में चारों तरफ देखने के बाद भी जब सावी कहीं नजर नहीं आई तो राहुल परेशान हो गया और परेशान होकर अपने आप को कोसते हुए कहने लगा, कहीं सावी मुझसे नाराज होकर तो नहीं गई? सावी कल की बात पर नाराज होकर कहीं चली तो नहीं गई? मैंने सोचा था मैं उसे सुबह मना लूंगा, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले ही वो यहाँ से चली गई। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? तभी राहुल की नजर सामने से आ रही चंद्रमती पर पड़ी। चंद्रमती को देखते ही राहुल दौड़कर उसके पास गया। चंद्रमती के पास जाकर राहुल ने कहा, माँ सा, आपने सावी को कहीं देखा है? मैंने सुबह से पूरा महल देख लिया, लेकिन सावी मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। क्या आपने उसे कहीं बाहर जाते हुए देखा था? चंद्रमती ने तुरंत बोला, हाँ बेटा उदय, मैंने देखा था। तुम्हारी बीवी को वो सुबह सुबह कहीं जा रही थी। जब मैंने बोला कि तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो, तो मुझे डांट कर कहने लगी, आपको क्या मतलब? चाहे मैं कहीं भी जाऊं, जरूरी तो नहीं कि मैं हर बात आपको बताकर ही जाऊंगी। तभी दूर बैठा मानसिंह, जो अभी तक उनकी सारी बातें चुपचाप सुन रहा था, वो चिल्लाते हुए बोला, लेकिन माँ सा, मैं तो सुबह से बाहर ही बैठा था। मैंने तो भाभी सा को बाहर जाते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट मैं तो सुबह 5 बजे से बाहर ही बैठा हूँ, लेकिन भाभी सा तू बाहर आई ही नहीं। मानसिंह की बात सुनकर चंद्रमती ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, तूने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने उसे जाते हुए देखा था ना, वो मुझे बताकर गई थी। तभी उदय सिंह ने चंद्रमती से कहा, लेकिन माँ सा, अभी तो आपने कहा कि सावी आपको बताकर नहीं गई कि वो कहाँ जा रही है, और अभी आप कह रही हैं कि वो आपको बात कर गई है। बताइए ना माँ सा, कहाँ गई सावी? चंद्रमती ने राहुल के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तू परेशान क्यों हो रहा है बेटा? कहाँ गई होगी? अरे यही कहीं अपने किसी दोस्त से मिलने गई होगी या किसी काम से गई होगी। वैसे भी वो तो जैसलमेर की महारानी है, और कहीं नहीं तो जैसलमेर गई होगी। तू फोन करके क्यों नहीं पूछ लेता? चंद्रमती के मुंह से इतना सुनकर उदय सिंह ने अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया और चहकते हुए बोला, थैंक यू मानसा, थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। मैं तो भूल ही गया था कि सावी का फोन हमेशा उसके साथ रहता है। थैंक यू, आपने मुझे याद दिलाया उसके लिए। मैं अभी जाकर सावी को कॉल करके पूछता हूँ। इतना कहकर राहुल दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ गया और अपने कमरे में जाकर अपना फोन ढूंढने लगा। जैसे ही उसे फोन मिला, उसने तुरंत अपने फोन में सावी का नंबर डायल किया और सावी के पास फोन करने लगा। जैसे ही उसके फोन से सावी के फोन पर रिंग गई, तो सावी के फोन की आवाज उसी कमरे से सुनाई देने लगी। फोन की रिंगटोन सुनकर राहुल ने अपने बिस्तर के पिल्लो हटाए तो उसके नीचे सावी का फोन रखा हुआ था। सावी का फोन वहीं पाकर राहुल ने बड़बड़ाते हुए अपने आप से कहा, अरे यार, सावी का फोन तो यही है, मतलब वो अपना फोन लिए बिना ही चली गई। लेकिन वो कहाँ गई? उसे मुझे बताकर तो जाना चाहिए था ना। तभी राहुल का ध्यान अपने कमरे में रखी गाड़ी की चाबियों के गुच्छे की तरफ गया। ये उसी गाड़ी की चाबी थी जिस गाड़ी को कल सावी विक्रम से मिलने के लिए लेकर गई थी। उस चाबी की तरफ देखते हुए राहुल सोचने लगा, कहीं सावी उस विक्रम सिंह से मिलने तो नहीं गई। और इतना सोचते ही उदय सिंह ने अपनी दोनों मुट्ठियां भींचते हुए दांत पीसकर कहा, इस विक्रम को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और सावी जब उसका मन करता है तब उस विक्रम सा के पास चली जाती है। क्यों? आखिर ऐसा कौन सा जादू करता है वो विक्रम जो सावी उसके पास दौड़ी चली जाती है? तभी राहुल के फोन पर किसी का मैसेज आया। उसने जैसे ही अपने फोन का व्हाट्सएप खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपना फोन फर्श पर जोर से देकर मारा और चिल्लाते हुए बोला, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता सावी, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। सावी मुझे धोखा नहीं दे सकती। आदित्य राठौर, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। राहुल अभी आदित्य को सुना ही रहा था कि तभी मानसिंह दौड़ते हुए राहुल के कमरे में आया और बोला, भाई साहब, आज हमारे गांव से 2 बच्चे गायब हो गए। उनमें से एक तो 16 साल की लड़की थी। तभी मानसिंह ने फर्श पर पड़े मोबाइल की तरफ देखा जो पूरी तरह से टूट चुका था। मानसिंह ने टूटे हुए फोन को फर्श पर से उठाया और उदय सिंह की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ भाई साहब, आप ठीक तो है ना? भाभी साहब का कुछ पता चला? उदय सिंह मानसिंह की बातों का कोई भी जवाब देता उससे पहले ही चंद्रमती दौड़ती हुई उदय सिंह के कमरे में आई और अपना फोन उदय सिंह को दिखाते हुए बोली, देखो बेटा, देखो इस महारानी को कहाँ अपना मुंह काला करवा रही है। चंद्रमती के फोन में सावी की वही फोटो थी जो उस आदमी ने भेजी थी जो वहाँ जंगल में मौजूद था, और सावी और आदित्य की फोटो खींच रहा था जब सावी आदित्य राठौर के ऊपर गिरी हुई थी। राहुल ने थोड़ी देर पहले सावी की यही फोटो देख ली थी, इसलिए उसे इस फोटो पर इतना आश्चर्य नहीं हुआ। उसने चंद्रमती के फोन की तरफ देखा और देखते हुए बोला, ये तो सावी की वही ड्रेस है जो उसने रात को पहन रखी थी। इसका मतलब ये फोटो अभी की है, मतलब वो अभी उसे आदित्य राठौर के साथ। आदित्य राठौर का नाम सुनते ही मानसिंह ने तुरंत चंद्रमती के हाथ से फोन छीन लिया और सावी और आदित्य की फोटो देखते हुए अपने दांतों को पीसते हुए बोला, नहीं भाई साहब, इसमें भाभी सा की कोई गलती नहीं है। ये जरूर उस आदित्य राठौर की कोई चाल है भाभी सा को बदनाम करने की। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, मैं अभी उस आदित्य राठौर से बात करता हूँ। मानसिंह आगे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी चंद्रमती ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, आदित्य राठौर हमारे महल तो आया नहीं होगा ना तुम्हारी भाभी को लेने। जरूर वो महारानी सावित्री देवी ही उसके पास गई होगी। वैसे भी उसकी तो पुरानी जान पहचान है ना उससे। चंद्रमती के मुंह से इतना सुनते ही राहुल ने गुस्से में कहा, ये आप क्या कह रही है माँ? सावी आदित्य राठौर को जानती भी नहीं है और ना ही उससे कभी मिली है, तो फिर उसकी पुरानी जान पहचान कैसे होगी? तभी चंद्रमती ने राहुल से कहा, ये तू क्या कह रहा है उदय बेटे कि सावी आदित्य राठौर को नहीं जानती? लेकिन सावी के पिता चंद्रशेखर और आदित्य राठौर के पिता देव राठौर दोनों गहरे दोस्त थे, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सावी और आदित्य एक दूसरे को नहीं जानते हो? इतना सुनते ही राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे चंद्रमती की बातों पर विश्वास हो गया और अब वो सावी को झूठी समझते हुए अपने आप से कहने लगा, मैं ही बेवकूफ था जो अपनी आंखें बंद करके सावी पर भरोसा करता रहा, और वो हर बार मेरा भरोसा तोड़ती रही, कभी उस विक्रम की वजह से तो कभी इस आदित्य राठौर की वजह से। और इतना सोचते हुए राहुल अपने बेड पर बैठ गया। मानसिंह राहुल को इस हालत में देखकर दुखी हो गया और उसके पास बैठ गया। वहीं दूर खड़ी चंद्रमती के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई थी और वो मन ही मन राहुल को इस हालत में देखकर बहुत खुश हो रही थी। क्या चंद्रमती राहुल और सावी के बीच दूरी बनाने में कामयाब हो पाएगी? क्या राहुल अब सावी पर भरोसा कर पाएगा या नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए